नमस्ते, मेरा नाम है स्नेहा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कहानी जिस कहानी पर दो हिंदी सिनेमा की सबसे हिट फिल्म बनी है। इस कहानी को लिखा है केशव प्रसाद मिश्र जी ने। चलिए सुनते हैं। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई, 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बज्जी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भरभराकर भीड़ उतर जाती है, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने को जगह मिली। जगह तो मिली, लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगने लगा। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद सहतवार, फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने में अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोन पर गरसा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती तो 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अगर नाव ना मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेट तैरना पड़ता है। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती है, नहीं तो संज लौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत छूट जाती है। भादों की सांझ का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही घटा घेर आई। फिर काका को रात में रतौंधी होती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा। लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बाहर फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन की सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी। काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूं महाजन, रुकना नहीं होगा। आज अकेले हूं, इसी से तेजी है। राह तो बंद हो गई है। काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? कितने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर। गया था सुख को, पेशी हुई आज सोमवार को। तभी तो मालूम नहीं है। पानी तो पोखरे तक चढ़ आया है। देखते नहीं, सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बढ़ रहे हैं। छारा चलने लगा क्या? खूब। चारों ओर जवार में पानी भर गया। अब भी छारा नहीं निकलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। पुल से 4 पैसे सवारी, यहां बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरेह डूब गई तो भगवान जाने आगे क्या हो। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े, जहां से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 छारा बची थीं, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थीं। चौबेपुर, पियरौंटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। दूर तक फैली हुई इस अपार जलराशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदई लहरा रही थी और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जोनहरी जनेरा के पौधों की फुंडी तक नहीं दिखाई देती। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अंजुरी भर जल ले माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गईं तो एक मल्लाह अगली फैंक पर, दूसरा पिछली फैंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छपा छपा करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिवबाल कलाल ने पूछा। बांध बंध जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। उद्धरण चिन्ह। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके ये बांध बंधवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसा बांध क्या रोकता। पानी ने धक्का मारा, तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छपा छपा के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। जिधर देखो उधर ही जल। रेवती आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर, जहां तक आंखें देख सकती थीं, जल ही जल दिखाई पड़ता था। 84 की जनेरा जोनहरी की कचोह तारानकन फसलें फुंडियों तक डूब गई थीं। बस खेतों में जहां तहां खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते थे। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा कि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए।
भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीतम्बरलाल बोले, हमको तो पियरोंटा उतारते चलते भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं दक्षिण के लिए, छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूँ। चोप चोप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा, मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खेवाए नहीं दिया है क्या? खेवाए दिया है रामपुर में उतरने की, वहां से पैदल पियरोंटा चले जाएगा। अगर हम पैदल चलने लायक न हो तब बलिया से 3 पहियवा संग में ले आए होते। मुंशी पीतम्बरलाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं ये बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे, 3 पहियवा का नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा पियरोंटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है, कानूनगोई में अफरात की रकम तो काटे हो। छारा पिंपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया था। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की सोरों से छारा सटा दिया। पीतम्बरलाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीतम्बरलाल। पीतम्बरलाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ दिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसे पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। काका निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े की सामने से आती हुई नेऊ हजाम की औरत दिख गई। वह रुक गए। बड़ी थाली को अंगोछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोले, का है ठकुराइन? है का? ठकुराइन नखरे से बोली। काका को मौका मिल गया, आज तो लहरदार टिकुली साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे। लेकिन नाउन भी एक तेज थी, भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़कर बोली, तो का तुम पर साटी है? काका हंसने लगे, हम पर एक भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूं, ये तीसी फूल की चुनरी, बाप रे बाप, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो। हम, अरे एक बार इशारा कर देती तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती। ठकुराइन, परसिया मलाहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के मर ही गई। कहाँ परसिया, कहाँ तुम? राम राम, तुमने भी किसका नाम लिया? हमारे लिए हमारा भातार है। 40 के रंडुआ, कुछ तो शर्म हया करो। कौन कहे कि तुम ही बार बेटिया हो, नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार देखो तो जवान पतोहू से भी बढ़ चढ़ के घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निहारते चलते हो। लो अपने घर का बायना। नाउन तुनक कर बोली, बार रे बाप, इस उम्री में भी हाव भाव जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बायना पटक कर झेपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दूबे छिपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई हैं तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी तो उनके मन में हिलोरें उठने लगी। लेकिन ठीक ठीक पता कैसे लगे? काका बेचैन होने लगे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है, आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांध देंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे, पर रहा न गया तो बारी, रामकृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था, पदुम के बैल के सींग टूट गए थे, दूसरे गांव दवाई बंधवाने जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है, सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे बॉयस्कोप कौन देखने जाए। काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच ही तो गए। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मलिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते थे। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसीलिए काका उनके सामने जाने में प्रायः कतराते थे। लेकिन नाच देखने की झोंक में वह सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, किधर से कुलबोरन? सरेह घूम के। बिना सोचे समझे काका ने जवाब दे दिया, भादों की बाढ़ में सरेह घूम के की नाच के चक्कर में निकले हो। हमको तो रतौंधी होती है मलिकार, नाच से हमें क्या मतलब? 55 का मैं हुआ, लेकिन संज लोके में भी अभी सुई में डोरा डाल दूं, और तुमको 40 में ही रतौंधी होने लगी। वाह रे कृपाने धान, नाच का नाम सुना कि बयाल्ला। आगे नाथ न पीछे पगहा, अब तो छोड़ो धर्मावतार, खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई, मिजाज नभी से भी बढ़ के। क्या देखे हो मलिकार जो ऐसे बोलते हो? मलिकार हंसने लगे, लंगोटी पहनते थे तब तुमको देख रहा हूं। हमी से पूछते हो कि क्या देखे हो?
16 साल का भतीजा ओंकार घर में कुंवारा पड़ा है, यह नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह करा दें। आज यहाँ गौनाई, कल वहां नाच, इससे फुर्सत मिले तब तो आगे की चिंता हो। दैत्रे की क्षण भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छांटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चले तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मलिकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते हुए मलिकार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तपाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मलिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओंकार को माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से दबते थे। बैलों की नांद में भूसा डालते हुए ओंकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पांत है क्या? जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन एनहार होने पर मजमाछी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी कह दिया तो पूछता है, कहीं का पांत है क्या? हो भी तो मानुष-तन है, जनावर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था, वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुष-तन पावा, कटे न आज रात भर नौटंकी। अच्छा बरमेसर के बेटा, गौजी खेत कुहार की माल गुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दिया, अब पितिया से पिहुरी तुम न करोगे तो करेगा कौन? अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर के बाद काका ने बसवार में से खरपतवार बीन कर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियां और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहां से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मलिकार के रहते नाच देखने चलने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वह सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप। काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलिया चले गए, अगल बगल के नभी नाच देखने जाएंगे ही। खंड सूना पड़ जाएगा, रात में कोई अगोरने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटे तो देखा काका जमे हैं। वह कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पलानी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी रामकृपाल को काका पहचान तो न सके, लेकिन बोली से छीन कर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है? रामकृपाल कुड़का बोला, काम ना धाम, बस दिन रात नौटंकी नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले चलो। काका चुप रहे। बस। रामकृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पर बंदूक रखकर फैर करना जानते हो? अपनी नाव खोलने को कहा तो बोली बंद हो गई। साझे की नाव है बेटा, अबगा की नहीं है कि जब चाहा खोल दिया। साझे की है तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव पर झिलहिल काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मजा मिलेगा। काका फिर भी चुप रहे तो रामकृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम लोग चले। काका फेर में पड़ गए। बचाव का और कोई उपाय न सूझा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ, लेकिन ओंकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफ्त कर देगा। खोल क्यों लावे, सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। रामकृपाल नाव खोलने चला, बाकी लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओंकार भी था। दुबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो जाती है पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव के बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते। सारी फसलें पानी में बह जाती, मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती, किंतु गांवों के चारों ओर बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने 1.5 महीने तक लोगों को नाव विहार करने का एक अद्भुत सुख देता था। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख झिलहिल, बाढ़ की और परेशानियां कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिल को निकलता तो दृश्य देखते ही बनता। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दुबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्सों की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नचदेखुओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही थी।
पास पहुंचे तो देखा दो बड़े बड़े तंबू नचदेखुओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बसवारी में बांध दी गई। जिसको जहां जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच का पर्दा अभी उठा नहीं था, इसलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज नौटंकी, नाच और थिएटर, रात भर की मौज। ऐसा मौका जवार में कहाँ मिलता है। एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाके की आवाज के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही थी। लड़का बार बार इनकार कर रहा था। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी कि यदि वह उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर वह अपने घरवालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पसोपेश में पड़ा हुआ था। लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी हुई लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। काका, रघुनाथ पीछे से बोले, का है रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूं बेटा, कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया है। वाह रे तेरिया चरित्र। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद्य में उत्तर देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बगल से घेरकर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रहकर रघुनाथ चिकोटी काटने लगे। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज गड़ रही है, इसलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ दी। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने फिर चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा। रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहां जाते हो वहीं खड़मंडल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आव देखा न ताव, पैर के नीचे दबाया हुआ अपना डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर 2-1 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपटी, किसी के सिर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाजें आने लगीं। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बांह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाए आंखों से काका मुड़ मुड़ कर तंबुओं की ओर देख रहे थे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने को विवश कर रहे थे। रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार। रात भर नाच देखो, उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे। और काका की बांह पकड़कर बसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर इन्हें बढ़ते देखा तो तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहां नाव बंधी थी वहां पहुंचने पर नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ है रे? जाओ खूब नाच देखो। रघुनाथ ने ताना मारा। आखिर गई कहाँ? यहीं तो बांधकर हम लोग गए थे। ढूंढो यारो ढूंढो, कोई सुई डोरा है जो नहीं मिलेगा। देखो रस्सी टूटकर अगल बगल बह तो नहीं रही है। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े, तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावें, अकेले वही तो चढ़ के आए नहीं थे। और लोगों से क्यों नहीं कहते हो? 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोपकर हंस रहे थे। नाव अगर ना मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले में अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर। नाव न मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बसवारी में बंधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, न जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो नाव चढ़ाते समय तो नाकुर नुकुर करते हो, लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका ही देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भर भरा कर चढ़े। नाव बलिहार को मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का चंदोवा तना था। नाव तेज चाल से बढ़ रही थी, क्योंकि सभी घर पहुंचकर सोना चाहते इसलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच के खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था।
शांत निस्तब्ध सफेद रात, हल्की हल्की पछुआ, काका को नींद आने लगी। कार्तिक की बुआई शुरू हो गई। घर घर में बुआई जुताई के लिए कामों में तेजी आ गई। ओंकार किसी तरह से बीज बनवा रहा था, काका दुआर संभालते थे। इसी समय काका बीमार पड़ गए तो ओंकार की परेशानियां और भी बढ़ गईं। सवेरे सूरज निकलने से पहले हलवाहे के साथ हल बैल और बोने के लिए बीज लेकर खेत में पहुंचना, हल नधवाकर घर लौटकर खाना बनाना, फिर 12 साल के छोटे भाई चंदन को खिला पिला उसके हाथ हलवाहे के लिए खेत में खाना भेजना और ऊपर से काका की तीमारदारी। सांझ को खेत से लौटे हुए बैलों के कंधे पर हल्दी पीसकर छापना, उन्हें खिलाना पिलाना तथा घर दुआर दोनों की देखरेख में ओंकार टंक गया। निरोग रहने पर काका दुआर के अलावा और भी काम संभाल लेते थे, किंतु बुआई के एन मौके पर वह बीमार क्या पड़े, ओंकार की एक टांग ही टूट गई। 5-7 दिन की खैरबिरवा दवाई के बाद भी जब कोई लाभ न हुआ तो ओंकार ने वैद्य बुलवाने के लिए काका से राय ली। काका बिगड़ गए, सारी कमाई हकीम वैद्य को दे दो। जरा सी जर खांसी क्या हुई कि पड़ गए वैद्य हकीम के पीछे। भगवान के सहारे नहीं रहा जाता, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। काका कुछ और भी कहना चाहते थे, लेकिन बगल की पढ़ाइन चाची के आ जाने से चुप लगा गए। का है ओंकार? आते ही चाची ने पूछा। यही, काका बीमार पड़े हैं। चौबे छपरा के वैद्य जी को बुलाने की बात चलाई तो कहते हैं सारी कमाई हकीम वैद्य को ही दे दोगे। चुपचाप रहो, ऐसे ही अच्छा हो जाऊंगा, ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। चाची कुछ कड़ी हो कहने लगी, आगे नाथ न पीछे पगहा। रुपया बटोरने के पीछे तो इस आदमी की सारी जिंदगी सिरा गई। धर्म पुण्य करने और गंगाजी नहाने के लिए रटती हुई मेहरारू मर गई, लेकिन ये आदमी कान में तेल डाले बैठा रहा। इनसे हंसी, उनसे दिल लगी। रुपया अपने संग ले जाओगे? चाची ने काका को बचपन से खिलाया पिलाया, तेल उपटन किया। पर चाची फिर बोली, बोलते क्यों नहीं? चुप्पी क्यों साध दबते थे? चुप्पी, क्या बोलूं? काका धीरे से बोले, हमने कहा कि 2-4 दिन और देख लो। 2-4 दिन और क्या देख लो? इतने दिन में खांसी बुखार काबू में नहीं आया तो देर करने से क्या लाभ? कार्तिक की बुआई अकेला ओंकार तुमको देखेगा कि खेत की बुआई संभालेगा। सुनो ओंकार, कल सवेरे चौबे छपरा वाले वैद्य जी को बुलवा लो, रुपया हमसे लेना। चाची बगल के पीढ़े पर बैठ गईं और काका की ओर ताक ताक कर तरह तरह की बातें समझाने लगीं। काका चुपचाप लेटे हुए चाची की बातें सुनते जा रहे थे। चाची फिर कहने लगी, तीसरी के हकदार हो, इन भतीजों को पाला पोसा तो इन्हें ब्याह करके बसा भी दो। हमने ब्याह शादी के लिए कब रोका चाची? कोई तिलकहरू भी आए कि ब्याह ही हो जाए। घर द्वार की चिंता करो, तिलकहरू तो दुआर खोद मारे, लेकिन अपनी बेटी कोई ऐसे थोड़े देगा। लोग जाने भी तो कि घर पर किसी बड़े बूढ़े की छां है। तुमको तो नाच नौटंकी से फुर्सत नहीं, घर की चिंता कैसे करोगे? तभी उनके बेटे बिहारी ने अपने घर से आवाज लगाई। चाची उठती हुई बोली, सुनो ओंकार, अगर ये मना भी करें तब भी चंदन को किसी के साथ चौबे छपरा भेज देना। दूसरे दिन भोर में ही ओंकार ने वैद्य जी को बुलाने के लिए चंदन को तैयार किया। नदी में पानी भरा था, इसलिए नाव से ही जाने को कहा। नाव खेने के लिए अपने हलवाहे के लड़के सुमरिया दशरथ को चंदन के साथ लगा दिया। चंदन डोंगी की अगली फैंक पर बैठा, दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव चौबे छपरा और बलिहार के बीच में पहुंच रही थी। चौबे छपरा की सीमा में किनारे पर खड़े बरगद के बड़े पेड़ के नीचे बने दीपासक्ति के चौरे के पास कुछ देर सुस्ताने के बाद दशरथ ने कान पर हाथ रखकर तान छेड़ दी। गोरे गोरे सांवर सांवर उमरी में बरोबर बाड़े, केहू नैखे लुख्त मझोल, हाय रे जियारा। दशरथ के अलाप पर चंदन के बदन में जैसे गर्मी आ गई। वह जल्दी जल्दी लग्गी मारने लगा। चाल तेज हो गई और समय से पहले ही नाव चौबे छपरा के पास पहुंच गई। सूरज निकल आया था। तीर पर एक कतार में बैठी हुई 10-12 लड़कियां बर्तन मांज रही थीं। लग्गी से पानी काट चंदन नाव को वृत्ताकार मोड़ रहा था। अगला फैंक जब किनारे की ओर घूम गया तो एक लग्गी तेजी से घुमा दी। तेज गति से नाव किनारे की ओर बढ़ी। अपनी ओर घूमती हुई नाव के कारण बर्तनों पर लूड़े चलाते हुए लड़कियों के हाथ रुक गए और वे नाव पर बैठे हुए दशरथ तथा लग्गी मारने वाले चंदन को देखने लगी। चंदन ने दूसरी लग्गी मारी। नाव का अगला फैंक झोंके से लड़कियों से एकदम सटकर एक की बटलोई से लड़ते हुए किनारे पर चढ़ गया। पास की 2-3 लड़कियां भरभराकर उठ गईं। अरे रे, एकदम से आंधर होका पातर लग्गी है, लचक गई, सध न सकी, पानी गलत कट गया। एक छोटी सी नाव मान में नहीं आती तो लग्गी मारने क्यों चले हो? इसी जगह पर नाव चढ़ानी थी और घाट नहीं था क्या? फानल का फैंटा कमर में लपेटे, फुफती घुटने से मोड़कर मर्दानी धोती की तरह पीछे खोंसी हुई, दोनों हाथों में बटलोई के पेंडे की कालिक लगाए क्रोध से भरी हुई लड़की चंदन को ताकने लगी।
दशरथ कूदकर नाव का अगला फैंग दोनों हाथों से खींचकर ऊपर चढ़ा रहा था और चंदन डोंगी में लगी फंसा अपने को साधता हुआ नीचे उतरने के लिए नाव के अगले फैंग की ओर बढ़ रहा था। एकाएक पैर फिसला तो अपने को बचाने के लिए चंदन घुटने भर पानी में छपा से कूद गया। कपड़े तो नहीं भीगे, किंतु ऊपर से नीचे तक छींटे पूरी तरह चंदन की देह पर पड़ गए। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। खड़ी हुई लड़की की जगह नाव से भर गई थी। उसे संबोधित कर दूसरी लड़की बोली, ए गुंजा, बर्तन उठा के मेरे पास आ जा। गुंजा बर्तन उठा रही थी कि चंदन ने सहमी आवाज में पूछा, बैदजी का घर किस टोल में है? बर्तन मांजती हुई लड़कियों के हाथ रुक गए। एक बोली, गुंजा के ही बाप तो बैदजी हैं, लेकिन घर किस टोल में है तो पूर्वी टोल में ही, लेकिन गांव के बीच में पड़ता है। मंदिर की बगल से सेमल वाला पेड़ तकते हुए ऊपर गांव में चढ़ जाना। द्वार पर नीम का एक घना पेड़ है। पूछोगे तो कोई भी बैदजी के घर की राह बता देगा। बैदजी को जल्दी से ले जाना है। अगर यही साथ चली चलती तो। चंदन ने कुछ प्रार्थी स्वर में गुंजा को देखते हुए कहा, हमको क्या पड़ी है? गुंजा बोल उठी, तुम्हें अपने काम की जल्दी है, हमको अपनी जल्दी है। चंदन और दशरथ एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। चलो चलो चंदन, चौबे छपरा कोई कलकत्ता शहर नहीं है कि बैदजी का घर नहीं मिलेगा, न हम लोग बबुआ हैं जो भूल जाएंगे। चंदन की पीठ को आगे ठेलता हुआ दशरथ बोला, अच्छा तो जरा नाव पर निगाह रखना। नाव का ऐसा डर था तो संग में कोई रखवार ले आते। गुंजा फिर बोली, रखवारी की कोई जरूरत नहीं है, नाव कोई चोरी थोड़े ही हो जाएगी, कहीं पानी में बह न जाए इसी का जरा ख्याल रखना है। जाड़े का दिन है, फिर तैरकर पकड़ना पड़ेगा। यहाँ किनारे पर बांधने लायक कोई फेड़खूब भी नहीं। चंदन बोला, नहीं है तो तुम्हारी नाव अगोरने के लिए कोई बैठा नहीं रहेगा। हम लोगों के रहते अगर लौट आए तो ठीक है, नहीं तो तुम जानो, तुम्हारी नाव जाने। गुंजा फिर बर्तन मांजने लगी। 15-20 मिनट में बर्तन मांज धोकर सभी निपट गईं। चंदन और दशरथ मंदिर की ओर गांव में घुस चुके थे। बड़ी थाली में अपने बर्तनों को सरिहा कर गुंजा ने रख दिया और सभी लड़कियों की मदद से नाव को पानी में जोर से ठेल दिया। नाव चक्कर खाती हुई बलिहार की ओर धीरे धीरे बहने लगी। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंसने लगीं। नाव जब बीच में पहुंच गई तो सभी अपने अपने सिरों पर बर्तन उठा गांव की ओर लपकी। रास्ते में लौटते हुए चंदन दशरथ से मुठभेड़ होने के डर से वे मंदिर के पास से दूसरी राह से गांव में घुस गईं। चंदन और दशरथ वैद्य जी के घर पहुंचे तो वह पूजा कर रहे थे। दोनों बाहर पलानी में पड़ी चौकी पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बगल से आती हुई, सिर पर चमचमाते बर्तन लिए हुए गुंजा दिख गई। नाव तो ठीक ठिकाने है? चंदन ने पूछा। गुंजा ने चंदन को नहीं देखा था। एकाएक चंदन द्वारा टोक दिए जाने से वह सहम गई। कुछ घबराती हुई सी एक ही सांस में बोल गई, जब लौटे तो थी, इस समय की कौन जाने। और वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। वैद्य जी को बाहर निकलने में लगभग 5-7 मिनट और लग गए। लोग घाट पर पहुंचे तो देखा, नाव बहकर उस पार के किनारे की एक झाड़ी में अटक गई है। चंदन ने दशरथ का मुंह देखा और दशरथ अपने कपड़े उतार अंगोछा पहन पानी में कूद गया। नाव पर बैठकर बलिहार की ओर चले तो राह में ही वैद्य जी ने चंदन से उसके घर के बारे में सब कुछ पूछ लिया। बलिहार आए तो काका को देखने से पहले उन्होंने ओंकार को देखा, बातचीत की। उसके बाद काका को देखने घर पहुंचे। काका चुपचाप लेटे थे। वैद्य जी से हल्का फुल्का परिचय था, लेकिन वैद्य जी ने बड़ी आत्मीयता दिखाई। नाटिका देख लेने के बाद वैद्य जी काका से इधर उधर की बातें करते रहे। बातचीत के सिलसिले में जब वैद्य जी से काका ने सुना कि उनकी बीमारी बिगड़ गई है और दवाई लगभग 3 महीने करानी पड़ेगी, तो वह उठकर बैठ गए और वैद्य जी की ओर तर्जनी दिखाकर बोले, सुनिए वैद्य जी, हकीम वैद्य से हमारा मन नहीं भरता। जो जन्म देता है वही रोग भी देता है। जो कुछ भोगांव लिखा रहता है भोगना ही पड़ता है। अगर डोरी लटक गई तो पकड़ के चढ़ जाऊंगा। उस समय कोई वैद्य हकीम रोक नहीं पाएगा। इसीलिए दवा बिरो के फेर में मैं नहीं पड़ता। लेकिन इन लड़कों के आगे अब नहीं चलती। गांव वालों के बहकाने में आ गए, चट आपको बुला लिया। अब बुला तो लिया, लेकिन दाम कहाँ से आएगा? दाम की चिंता आप क्यों करते हैं? आप जिसमें खुश हो वही होगा। लेकिन हम जैसे कहें वैसे चलिए। जो दवा दें खाए, नियम परहेज से रहिए। 3 दिन तक की दवाई दे, खाने की पूरी विधि बता और चौथे दिन फिर आने को कहकर वह घर चले गए। गांव के बाहर तक ओंकार पहुंचाने आया। ओंकार से इधर उधर की बातें करते हुए वैद्य जी नाव से पार उतरकर दूसरे गांव में रोगी देखने चले गए। वैद्य जी जवार के 10-12 गांवों के लिए सुखेन थे। बराबर उनको दौड़ते ही बीतता था। आज इस गांव में, कल उस गांव में, बुलाहट पर तो विशेषकर वह गांव में जाते ही थे।
वैसे अपनी सुविधानुसार उन्होंने प्रत्येक गांव के लिए पारी बांध ली थी। अपनी घोड़ी पर अगल बगल के 5-7 गांवों तक का वह दौरा कर लेते थे। वह एक बार घर से निकलते तो 2-2, 3-3 दिन के बाद लौटते। बिना बुलाए लोगों को देख आते और कुछ न कुछ कमा लेते। रुपया तो उन्हें उतना नहीं मिलता जितना साल मात के दिनों में बोरे के बोरे अनाज पा जाते थे। बैसाख में लोग साल भर की चुगतान अनाज देकर कर देते। वैद्य जी अनाज वहीं बेचकर अच्छी आमदनी कर लेते। छोटा सा परिवार था, पत्नी, 2 लड़कियां रूपा और गुंजा। रूपा ब्याहने लायक हो गई थी, लगभग 14 साल की, गुंजा 10-11 की। रूपा के ब्याह के लिए वैद्य जी कुछ चिंतित रहने लगे थे। गांव गांव में वर की तलाश किया करते। ओंकार रूपा के लिए पसंद पड़ गया। उगते हुए छोटे से परिवार में काका, ओंकार और चंदन, बाकी भीतर का घर एकदम सूना। वैद्य जी ललच गए। तीसरे चौथे काका को देखने के लिए बलिहार आने लगे और मन से उपचार में जुटे। प्रारंभ में तो काका की बीमारी कुछ बढ़ी, लेकिन फिर वैद्य जी ने काबू में कर ली। बीच में 2-4 बार काका और ओंकार ने वैद्य जी को रुपए देने चाहे, किंतु वैद्य जी ने अस्वीकार कर दिया। काका की बीमारी में लगभग 2 महीने लग गए, किंतु इस बीच उन्होंने काका, ओंकार, चंदन तथा गांव के बड़े बूढ़ों से अच्छी तरह घनिष्ठता बढ़ा ली। काका की बीमारी में ओंकार को भी 1-2 बार चौबे छपरा जाना पड़ा। वैद्य जी की पत्नी ने भी ओंकार को पसंद कर लिया। काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पीकर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम धूप भरी रहती। जगह जगह 4-5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इस परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बर बिटोर यहीं होता। पूर्वी और पश्चिमी टोल की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं गड़ते। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, वैद्वा बेवकूफ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताककर मुस्कुराया। चौबे छपरा वाले नंबरी गोइयां हैं। काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर ही भीतर खिसियाकर बोले, तेरे बाप ने कोहार का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई पड़े। आ गए वैद्य जी। अनिरुद्ध फिर बोला, गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपए की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका, पहले से चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गांव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर पास बैठ गए। वैद्य जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो गए, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं। वैद्य जी, वही तो मांगने आज आया हूँ। वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा, अब बोलो काका, हमारी बात तो पतियाते नहीं थे। अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, तो मांगिए न वैद्य जी, क्या मांगते हैं? रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए। वैद्य जी बोले, तो खेत ले लीजिए। अनिरुद्ध फिर बोला, अरे अनिरुद्धवा, बक बक मत कर, नहीं तो देखता है ये डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल। काका बोले, सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी? वैद्य जी बोले, आप सुनाए। काका बोले, हमारी आप सुनेंगे? वैद्य जी ने प्रश्न किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा। कहिए तो सही। मेरे कहने भर से ही काम नहीं बनेगा, जो कहूं उसको मानने से होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, आप मुंह तो खोलिए। उद्धरण चिन्ह, हमें अपना ओंकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर आए हैं अंजोर। बगल में बैठे हुए पद में काका के चाचा लगने वाले ददुआ बोले, जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी, वाह, क्या साध के लकड़ी मारी की। काका एकदम से चित। काका की तकदीर सही में सोना है। बिना पैसे के दवाई भी कराए और ऊपर से समधी भी बन गए, तो हो जाए बरच्छा लगे हाथ। फिर तिलक में भी खाने को मिले। चट मंगनी पट बियाह, बात वैसी ही हुई। वैद्य जी ने पत्रा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पत्रा खोलते हुए बोले, आज शुभ साइट है, आप कहें तो बरच्छा कर दूं। हो जाए, हो जाए। ददुआ कहने लगे, शुभ काम में क्या देरी, चलिए वैद्य जी, द्वार पर चलिए। चलो हो राम एंजो। ददुआ पहले ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चले।
वैद्य जी ने 51 रुपये से ओंकार की बरच्छा कर दी। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे। भैवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इसी बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम के तो खा आते हो, कभी खिलाने का भी मन करता है। खाते समय तो मोछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पर बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका पर इसका कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था मुंहफट, लेकिन उसको बिना 2-4 गाली सुनाए काका पास में बैठने ही न देते। लेकिन ओंकार के तिलक के दिन काका के घर न जाने कहाँ की रौनक आ गई। बाहर भीतर से लिप पुतकर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउड स्पीकर तय कर आए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउड स्पीकर से गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वाले को चारों ओर से घेर कर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भैवदी थी उसके घर खाने का न्योता तो गया ही, जिसके साथ न भी थी काका उसके घर स्वयं जाकर न्योता दे आए। छोटे से बड़े सभी को न्योता पहुंच गया। सांझ होते होते द्वार पर बिछी हुई चौकियां, खाटे और कुर्सियां गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गईं। काका को धूसने हंसने वालों की बोलती बंद हो गई। उनके दलवाले मुनेसा, रघुनाथ, अनिरुद्ध, रामकृपाल, सुबह सभी अतिथियों के सादर सत्कार में जुटे थे। तिलक में वैद्य जी ने नकद 1000 रुपये कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के ही घर चढ़ा था, किंतु तिलक में गांव के किसी ने भी इतने लोगों को न्योता न था। सवेरे विदाई के समय वैद्य जी बारात में कम से कम लोगों को ले आने की प्रार्थना करने लगे। 15 दिनों बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुटे। जवार के गांवों में हाथी घोड़े वालों के पास बारात का न्योता फिरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुई। सजे हुए हाथी, घोड़े और ऊंट, बाजे और धुंधके की आवाज से काका का द्वार गूंजने लगा। बलिहार से चौबे छपरा था ही कितना, अधिक से अधिक घंटे भर की राह। दिन डूबते भी बारात चले तो समय से दरवाजे लग जाए। सजी हुई बारात जब वैद्य जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए वैद्य जी के मन में अपार खुशी भर गई थी। द्वार पूजा के बाद वैद्य जी ने बारातियों को शामियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद शामियाने में महफिल जमी। धराव रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका वर की बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोबर की रस्म पूरी करने के लिए शहबाले की भी बुलाहट हुई। शहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बजे थे। चंदन शामियाने में सो गया था। नाव ले जाने को जगाने लगा तो उसकी आंख न खुले। नाव तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा। उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में माता चंदन खड़े खड़े झूमता रहा। ब्याह के बाद मडवे में से सभी आदमी हट गए थे। कोबर की रस्म पूरी करने के लिए केवल औरतें रह गई थीं। नींद में असलाए चंदन को झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओंकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पीठ टेके चंदन को जगाने के लिए नाउन ने भी कई बार झकझोरा तो ओंकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। ये चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की ऊँघ ही टूट जाती है। इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूँ। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली और देखते देखते पानी भरे हुए कंडाल में से एक पुरवा जल निकाल चल्लू में भरकर उसने छपा से चंदन की आंखों पर मार दिया। नींद में माती आंखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंखें खोल दी। देखा पहुना, गुंजा फिर बोली, बाप रे बाप, हर घड़ी लुती की तरह फर्र फर्र उड़ती है, चीन्ह लो बबुआ, ये तुम्हारी साली है गुंजा। नाउन बोली। अब की ओंकार ने गुंजा को चीन्हने की नजरों से देखा तो वह लजाकर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। आंगन में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्सों में से एक की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओंकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाउन ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली, अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोबर में होगी, यहाँ नहीं। चलो पहले कोबर पूज लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे ओंकार, उसके पीछे रूपा कोबर घर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोबर के द्वार पर जा खड़ी हुई। द्वार रोके रहने से ओंकार को भी रुक जाना पड़ा। ओंकार, बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पर खड़ी गुंजा की ओर ओंकार ने ताका तो बोली, यह कोबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे नहीं लांघने पाओगे। यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है।
बात न समझ पाने के कारण ओंकार ने गुंजा की ओर फिर देखा तो बोली, पढ़े लिखे हो तो कोई दोहा सवैया या कवित सुना दो। हाँ बछवा, कुछ सुना दो। कोबर के यहाँ दामाद को रुपए देती हैं, बगल की रस्म पूरी हो जाए। सासजी खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओंकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओंकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोट की, बहिरे हो क्या पहुना? या अपनी बहन की याद आ रही है? हम क्यों अपनी बहन की याद करें? हमारे तो कोई बहन भी नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं। चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फव्वारे की तरह सभी औरतों के मुंह पर एकाएक हंसी फूट गई। बाप रे, बड़ा तेज है ये लड़का। 2-3 लड़कियां बोली, तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो हैं नहीं, अब तुम बोलो। गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा। ब्याह के पहले ये पता नहीं लगाया था। चंदन ने चट प्रश्न किया। तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा ब्याह अभी हुआ नहीं, तुम ही पढ़ दो। गुंजा बोली। पढ़ दो बछवा, तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा। पास में खड़ी हुई 50 साल की एक स्त्री बोली, जोड़ी भी अच्छी रहेगी। बर कन्या ने ब्याह के पहले ही एक दूसरे को देख भी लिया है। तभी ओंकार ने कोई सवैया बुदा दिया। सास ने ओंकार के हाथ में दिए तो गुंजा बोली, और शहबाला? शहबाला कुछ नहीं पढ़ेगा। चंदन बोला, पढ़ना पड़ेगा। गुंजा अकड़ कर बोली, तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की तरह हुक्म चला रही हो। और क्या, तुम्हारे मास्टर से मैं कम थोड़े ही हूं। हमारे कहने से दुआर पढ़ो। एक अंगुली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रोब से बोली, पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बछवा, तुम ऐसे ही रुपए लो, चलो घर में। गुंजिया, छोड़ दुआर, देर हो रही है। गुंजा की माँ बोली, देखा, रुपया तो चट से ले लिया। गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गईं। ओंकार, चंदन, रूपा कोबर घर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास मिट्टी का रंगा हुआ सफेद कलश रखा था। कलश के मुंह पर आम के हरे हरे पल्लव और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली छोटी ढकनी में भरा हुआ जौ और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीप जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिस पर चूने से हाथ की कई थापें पड़ी थीं। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, दूब, अक्षत, रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे। जौ वाली ढकनी में जलती अगरबत्तियों की महक से घर सुवासित हो रहा था। चूंकि इस घर में केवल औरतें ही रहती हैं, इसलिए पूजा का काम नाउन और पुरोहित की पत्नी करा रही थी। कलश के सामने ओंकार के बाईं और रूपा और दाईं और चंदन बैठे। इन तीनों को घेर कर बैठी लड़कियां और कुछ स्त्रियां। पूजा 15-20 मिनट में समाप्त हो गई तो गठबंधन खोलकर रूपा को उठाकर नाउन घर से बाहर लेकर चली गई। उसके बाद पंडिताइन भी उठती हुई बोली, अच्छा, अब हम लोगों का काम तो खत्म हुआ, बाकी रस्म तुम लोग पूरी करो, हमें याद है। पंडिताइन के साथ गुंजा बोलियां भी बाहर निकल गईं। रह गई गुंजा की वाली लड़की ने अगल से अपना मुंह तोप लिया। गुंजा झटके से बाहर हो गई और मिनट भर में पलटकर ओंकार के पीछे खड़ी हो उसके आगे हाथ में एक सुपारी बढ़ाती हुई बोली, पहुना, ये पूजा की हुई सुपारी है, इसे मुंह में रख लो। ओंकार गुंजा की हथेली से सुपारी ले अपने मुंह में रखने ही जा रहा था कि चंदन एकाएक बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, मुंह में ये सुपारी मत रखना। वाह, तुम मना क्यों करते हो? यह कोबर की रस्म है। गुंजा कृत्रिम रोब दिखाते हुए बोली, कोबर में जूठी सुपारी खिलाने की रस्म है। चंदन गुंजा को ताकते हुए बोला, जूठी? किसकी जूठी? तुम्हारी बहन की। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है, मुझे मालूम है। किसी और को चराना। सारी लड़कियां हंस पड़ी। बाप रे, ये तो हर बार हरा देते हैं। गुंजा फिर कमरे से बाहर हो गई। चंदन पर फिर नींद का नशा चढ़ने लगा। वह रह रहकर झपकी लेने लगा। ओंकार ने उसे 2-1 बार जगाया, लेकिन चंदन अपने को रोक न पाया और दीवार के सहारे उठक गया। गुंजा फूल की एक थाली चावल से भरकर ले आई और दूसरी खाली। चंदन को देखती हुई बोली, अरे सो गए? पहुना, तुमने भी नहीं रोका? और चंदन को झकझोरती हुई बोली, यहाँ सोने आए हो कि बतियाने? मुझे ऊँघई आ रही है। ऊँघई आ रही है तो यहाँ सोने को नहीं मिलेगा। कोबर में रात भर जगना पड़ता है। अभी से यह हाल है तो अपने ब्याह में क्या करोगे? लेकिन चंदन फिर दीवार के सहारे लुढ़क गया। अच्छा बच्चू, तो ये लो। और गुंजा ने बगल के लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की नींद में माती आंखों पर छपा से मार दिया। चंदन की झपटी आंखें पूरी तरह खुल गईं तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई नई साड़ी की गंध चंदन की नाक में भर गई। प्यारी, सोंधी गंध।
चंदन पूरी तरह जग गया। अरे अरे, मैं कोई बच्चा थोड़े हूं, और नहीं तो क्या बच्चे के बाप हो। पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगीं। झेपते हुए नीची आंखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली, यहाँ के लोगों को जान लो। ये बदामो है चाचा की लड़की, ये सूरज कुमारी है, ये परेमा हमारी सखिया। फिर अपनी गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम गुंजा है, बहिना की छोटी बहन हूं। और तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है? परेमा बोली। अच्छा तो लो, गुंजा बोली, इस थरिया का चावल अंदाज से बताओ कि क्या इंजुरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो बताती हूँ। नहीं, पहले बता दो, चंदन बोला। बड़े जिद्दी हो, अगर अंजुरी से नापने पर तुम्हारा अंदाज सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे। अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चू तो जो मैं कहूंगी तुम्हें करना होगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सिर हिलाती हुई गुंजा को चंदन ध्यान से देखने लगा तो वह कुछ लजाकर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भाई के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन कुछ सहम गया, इसलिए लाज को तोपने के लिए चट से बोला, 30 एंजुरी। तो अब नापो, गुंजा बोली। चंदन एंजुरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30 चावल 35 एंजुरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरे से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका मोल क्या? गुंजा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था कि हारने पर कहूंगी करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, कभी कहूंगी, याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम। तभी गुंजा की माँ 2 थालियों में खाना लेकर आ पहुंची और एक थाली ओंकार और दूसरी चंदन के आगे रखती हुई बोली, रात भर यही होगा कि लड़के कुछ खाएंगे पिएंगे भी। मैं न देखूं तो इस घर में एक खर भी इधर से उधर न हो। रूपा का भरोसा था सो चली, अब रह गई गुंजा, देखें नाव कैसे पार लगती है। गुंजा लोटा गिलास में पानी लेने चली गई थी। ओंकार और चंदन के आगे पानी रखने लगी तो गुंजा की माँ बोली, देख बैठ के ढंग से खिलाना, पहली बार पाहुन खाने में ले जाता है। मैं जाती हूँ, भंडार सूना पड़ा है, सभी चीजें जहां की तहां पड़ी हैं। ओंकार ने 2 पूरियां रखकर बाकी निकाल दी। चंदन की थाली में 4 थीं। ओंकार तो दोनों खा गया, पर चंदन 1.5 पूरी खाकर थाली अलग सरकाने लगा तो गुंजा ने थाली रोक दी। वाह रे बबुआ, यही मर्द बनते हो क्या? चंदन बोला कि 4 पूरियां तक नहीं खा सकते। अब ये प्रसाद किसके लिए छोड़ते हो? तुम्हारे लिए, चंदन ने धीरे से कहा। पास बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराती हुई गुंजा का मुंह ताकने लगी, जो चंदन के इस उत्तर से एकाएक हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। दूसरे दिन भोर में आंगन के वातावरण में एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। रात भर के जागरण और मेहनत से घर के लोगों की आंखों में कड़वाहट भर गई थी। जिसको जहां जगह मिली वहीं धड़क गया था। मडवे से हटकर आंगन में ही खुले आकाश के नीचे एक खाट पर ओंकार और चंदन सो रहे थे। कोबर के द्वार पर गुंजा भी उठक गई थी। भिनसार होते होते सबसे पहले गुंजा की मां जगी। उसने रूपा को जगाया और उसका हाथ मुंह धुलाकर तैयार कराया। गुंजा आहट से ही जग गई। शांत सोए घर में धीरे धीरे जान आने लगी। बाहर से वैद्य जी आकर बोले, दिन निकलने के घड़ी भर के भीतर ही विदाई की साइट है तो क्या करूं? गुंजा की मां झंक कर बोली, रूपा को तैयार करो, डाल के गहने एक बार अपने से सहेज कर ताला बंद कर चाबी रूपा को सौंप दो। गुंजा से कह दो पाहुन को जगा दे। साइट के भीतर भीतर ही मनरवा हो जाना चाहिए। और वैद्य जी बाहर निकल गए। बहन को ठीक करके गुंजा ने ओंकार को जगाया। ओंकार तो उठ गया, लेकिन चंदन सुबुगाता ही न था। जिसका विवाह हुआ वह तो उठ बैठे और ये हैं जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। देह में जैसे सांस प्राण नहीं। क्या सवेरे सवेरे बकने लगी? गुंजा की मां पास आती हुई बोली। फिर पानी से हाथ गीला कर चंदन की आंखों पर फेरती हुई बोली, उठो बछवा, बिहान हो गया, हाथ मुंह धो लो। कपार मुड़ा के तो एकदम बम्भले बाबा बने हैं। गुंजा हंसती हुई बोली। चंदन बैठकर आंखें मल रहा था। ओंकार उसे लेकर शामियाने में चला आया। घंटे भर में ओंकार और चंदन की आंगन में फिर बुलाहट हुई। मडवे के नीचे एक पलंग पर बढ़िया गलीचा बिछा हुआ था और गांव भर की ढेर सी ब्याही कुंवारी लड़कियां तथा बहुएं चारों ओर से उसे घेर कर खड़ी हुई थीं। जलपान के बाद सास ने ओंकार के हाथ में 25 रुपए और चंदन के हाथ में 11 रुपए दिए। उसके बाद वर देखने को आई हुई भैवदी की औरतों ने एक एक 2-2 रुपए ओंकार और चंदन को देने शुरू किए। ओंकार और चंदन के आगे काफी रुपए जमा हो गए।
गांव की औरतें जब रुपए दे चुकी तो अंत में गुंजा ने चंदन के हाथ में रुपए से भरा बुना हुआ जालीदार बटुआ थमा दिया गया और अलग खड़ी हो गई। और बहनोई को गुंजा की ओर ताककर एक औरत बोली। बगल में खड़ी हुई गुंजा की भौजाई लगने वाली एक बहू बोली, बहनोई से इनको क्या मतलब? जिसको बीच लिया भरी सभा में उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हुई औरतों में हंसी फूट गई। चंदन ने हाथ का बटुआ आगे गलीचे पर रख दिया। इसे खोल के बताओ कि कितने रुपए हैं। धरने को नहीं दिया। गुंजा कुछ अकड़ कर बोली, खोल के गिन दो बबुआ तो तुम्हारे साथ ये लग जाएंगी। भौजाई ने फिर बोली कसी, बक, जहां जो मन में आता है बोल देती हो भुजी। गुंजा बोली, ऐसा दुल्हा खोजने पर भी नहीं मिलेगा। गुंजा बबुनी, शहबलिया को खाली मत लौटाओ, संग में लग जाओ। कहो तो चाची से कह दूं, चुप रहोगी कि नहीं? गुंजा बिगड़ गई। सरकवासी के फंदे पर पतली डोरी से बंधे चुन्नटदार मुंह वाले बटुए को खोलने की चंदन कोशिश करने लगा। काफी कोशिश के बाद भी जब बटुए का फंदा न सरका तो गुंजा बोली, ये अकिल हैरानी बटुआ है बच्चू, तुम्हारी बहन का बनाया नहीं है जो फट से खुल जाएगा। हार मान लो तो खोल के दिखा दूं। चंदन ने गुंजा की ओर देखा। तभी बाहर से नाव आकर बोला, बाहर असवारी लगी है, रूपा बबुनी को ले चल के चढ़ाना है। साइट के भीतर पीला बहरिया जाना चाहिए। घाम का दिन है, 1.5-2 कोस धरती नापनी है। कहारों का दम निकल जाएगा। मडवे की रस्म हो गई हो तो पाहुन को जनवासे में लिवा जाऊं। अभी नहीं, पाहुन बाद में जाएंगे। गुंजा बोली, अभी तो इन लोगों को खिलाना पिलाना है। कुछ औरतें ओंकार चंदन के पास रहीं, कुछ सामने वाले घर में बैठी हुई रूपा को गहने कपड़े पहनाने चली गईं। 15-20 मिनट के बाद ही अंकुआर भेंट की रुलाई से घर आंगन भर आया। माँ, बहन, चाची, दादी, सखी सहेलियों के गले पकड़ रूपा रोती जा रही थी। घर में से जो भी निकलती सभी लाल लाल आंसुओं में डूबी आंखें आंचल की छोर से पोंछती हुई। बेटी को चुप कराने वैद्य जी आए। रूपा बाप के पांव पकड़ फिर रो पड़ी। बेटी को चुप कराने की जगह वैद्य जी स्वयं रोने लगे। होंठ कांपने लगे और गालों पर से आंसू की बूंदें टप टप धरती पर गिरने लगी। हारकर उन्होंने नाउन को इशारा किया। नाउन ने दोनों कंधे पकड़कर रूपा को अलग हटाया और चादर उड़ाकर द्वार पर लगी डोली में बिठाने ले चली। आगे रूपा, पीछे उससे पकड़े हुए नाउन और चारों ओर से घेर कर धीरे धीरे चलती हुई गांव टोले की लड़कियां, सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास। नाउन ने रूपा को डोली में बिठा दिया। आगे सिन्होरा और फूल की थाली में दही, अक्षत, गुड़, पान आदि रख दिया। कहारों ने डोली उठा ली। गांव के बाहर कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए डोली के साथ नाउन और कुछ लड़कियां भी गईं। दिया सत्ती के पास डोली रुकी। रूपा और ओंकार से नाउन ने पूजा करवाई और डोली आगे बढ़ गई। बाहर बारातियों से मिलनी हो चुकी थी। मिलनी समाप्त होने के बाद बारातियों में से किसी ने पूछ लिया, वैद्य जी ने काका को दहेज में क्या दिया? वैद्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हमारे पास है ही क्या। तभी भीतर से ओंकार और चंदन आ पहुंचे। किसी ने इशारा कर दिया। सामने चरण पर बंधी गाय का पगहा चंदन खूंटे से खोलने लगा। हम ये क्या बबुआ, गाय मार देगी, कहते हुए वैद्य जी का चरवाहा चंदन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, रोक मत। लड़के ने जब पगहा थाम ही लिया तो गाय खोल के साथ लगा दे। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, हमसे कहते बेटा, ये कौन बड़ी बात है। गाय पर खुश हो तो ले जाओ गाय। चंदन को इशारा देने वाला अनिरुद्ध था। उसने सोचा वैद्य जी ना नुकुर करेंगे, लेकिन वैद्य जी का ये हाल देखा तो वह दब गया। कई लोगों के साथ वैद्य जी बारातियों को पहुंचाने के लिए गांव के बाहर तक आए। बारात चौबे छपरा से विदा हो गई। नाम था राम अंजोर तिवारी, लेकिन छोटेपन में ही समौरिया लड़कों के ये काका लगते थे। छोटे लड़कों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी इनको काका कहने लगे। धीरे धीरे गांव भर इनको काका ही कहने लगा। बाप के इकलौते होने से दुलरुआ हो गए। इस दुलार ने इनको आगे चलकर सहका दिया। जवानी में ब्याह के पहले गांव की परसिया मलाहिन से इनका मन लग गया था। रात में उसे पेड़ से तोड़कर जामुन दिया करते थे। एक रात पेड़ से उतरते समय फिसल गए। बाएं पैर में ऐसी मोच आई कि टांग पूरी तरह सीधी न हुई और चाल में भी थोड़ी सी हचक आ गई। तब से काका के ब्याह के लिए इनके बाप को बड़ी परेशानी उठानी पड़ी। देखनेहरू आते, लौट जाते। बड़ी घेर घार के बाद एक जगह ब्याह तय हुआ, बेहद गरीब घर में। बहू आई तो काका रम गए। 5 साल के बाद माँ बाप चल बसे। काका और काकी अकेले रह गए। ब्याह के 7 वर्ष तक कोई संतान न हुई तो काका काकी बेहद दुखी रहने लगे। सबसे निकट के थे चंदन और ओंकार। काका को लोगों ने सुझाया कि इतने निकट से टुआ बच्चों के रहते घर क्यों सूना रखती हो। बात सूझ गई। काकी ने चंदन ओंकार को अपने घर में कर लिया।
तब चंदन 9 वर्ष का था, ओंकार 14 का। घर में तब थोड़ी सी चहल पहल आई, लेकिन 2 वर्ष बाद काकी भी चल बसी। काका और भी उदासी तथा अकेलापन अनुभव करने लगे। किंतु चंदन, ओंकार दोनों भाई स्वभाव से इतने मधुर थे कि काका का मन उखड़ न पाया। इन्हीं के साथ ये बच गए। रूपा आई तो उसने हफ्ते भर के भीतर ही बहुरिया का बाना उतार दिया। घर को लीप पोत, इधर उधर फैली हुई चीजों को सरिहा दिया। भंडार घर में माटी के पड़े हुए बहुत से बेकार कूड़े, भांडे और हाड़ियां बाहर फेंक दी। घर का अनाज पानी तथा पर पवनी की लेन देन महीने भर के भीतर समझ गई। गृहस्थी में राह दिखाने वाली कोई बूढ़ी औरत तो थी नहीं, किंतु महीने भर के भीतर सारी गृहस्थी उसने कब्जे में कर ली। काका, ओंकार और चंदन के मन में उल्लास समा गया, किंतु अब काका के बेपरवाही से घर में आने में रोक लग गई। देहरी पर आते ही उन्हें खास बोल लेना पड़ता। भोजन के समय चौके में बैठते ही ढंग से परसी हुई थाली आगे आ जाती। जलपान के समय जलपान, नए नए व्यंजन और नई नई खाने की चीजें मिलने से भोजन की रुचि बदलने लगी। तीनों मर्दों की दिनचर्या ही बदल गई। सभी तन मन से खेती में जुटे। काका खंड में माल गोरू संभालने लगे, चंदन और ओंकार खेती में जुटे। पहले जो खेत बंदोबस्त होते, वे अब निज की जोत में आ गए। काका का हिस्सा शामिल हो जाने से एक हल्की खेती दो की हो गई। बाहर ओंकार और चंदन ने और भीतर रूपा ने वर्षों से इस उजड़ी वीरान गृहस्थी को नए सिरे से बसाकर हरा भरा कर दिया। एक बढ़िया गाय और 2 बैल द्वार पर बंध गए। काका को इधर उधर घूमने की फुर्सत कम मिलने लगी तो भीतर से कुछ व्यग्र रहने लगे, किंतु घर की व्यस्तता के सुख ने उन्हें भटकने न दिया। नियम से सवेरे, दोपहर और रात को जलपान और भोजन को आते। देर होने पर कभी कभी भीतर से रूपा भी टोक देती, इसलिए काका डरते रहते। एक दिन बाहर से दतुआ करने घर चले आए। घर के पीछे कुएं की जगत पर दतुआ करने बैठ गए। सवेरे पानी भरने वाली भीड़ का झोंका तो पतरा गया था, लेकिन जगत भीग कर चारों ओर से पिछपिछा गई थी। कुएं पर रमकलिया की विधवा महतारी पानी भर रही थी। उसकी ओर मुंह करके जगत की कोर पर बैठते हुए काका बोले, कहो रामकली की महतारी। का है तिवारी जी, कम कर इन कुछ शंकित हो दबे स्वर में बोली। 45-50 की अवस्था हुई, इतना जागा अब किसके लिए पीटती है। जागा में जोर है तो सभी पूछते हैं पंडित जी, देह न चले तो पेट कैसे भरे। बेटी दामाद को अपने ही पास क्यों नहीं रख लेती। मांग में सेनूर पड़ जाने के बाद बेटी पर कौन जोर रहता है तिवारी जी। हमारे पास धरा ही क्या है कि उसकी लालच में दामाद अपना गांव छोड़कर यहां बसने आएगा। अच्छा, पूजू अहिर के घर का क्या हाल है। काका ने दूसरी बात छेड़ दी। पूजू का हाल क्या बताऊं तिवारी जी। बेटा पतोहू अलग हो गए, बेचारे की दुर्गति हो रही है। अभी तो देह में बल है, जागा चलता है, राम जाने आगे क्या हो। काका चारों ओर ताक कर बोले, हमारी एक सलाह है रामकली की महतारी। कौन सलाह तिवारी जी। काका दतुआ चीरकर जीभ छीलने लगे, फिर कुल्ला करके सिर पर बंधे अंगोछे से मुंह पोंछते हुए बोले, पूजू 50 का हुआ होगा, तुम 45 की। तुम रानर, वह भी रंडुआ। तुम पूजू के घर बैठ जाओ तो कैसा रहेगा। आपस में पटे भी दोनों के बाकी दिन भी चैन से कट जाएं। उद्धरण चिन्ह। काका की बात पूरी भी न हो पाई थी कि कहारिन गरज पड़ी, एलेंडू। इसी नीयत से तुम्हारी मेहरारू मर गई, औलाद का मुंह तक देखने को नहीं मिला। जैसे अपने धर्म की चिंता नहीं, वैसे दूसरे का भी धर्म लेना चाहते हो। इसमें बिगड़ने की क्या बात है, मेरी बात तो सुनो। खबरदार, आगे बोले तो इसी डोल से तुम्हारा कपार फोड़ दूंगी। कहारिन का गर्जना सुनकर कुएं पर भीड़ जुटने लगी तो लोटा डोर उठाकर काका धीरे से वहां से जामुन वाली परती की ओर खिसक गए। लोगों ने कमकरिन से कारण पूछा तो बोली, कुछ नहीं, पपिया लंगड़ुआ का दिमाग फिर गया है। पूछे न पूछे, मैं दुल्ह की चाची, सलाह देता फिरता है। रूपा के पेट में बच्चा आया। 7 महीने बीत गए तो उठने बैठने में तकलीफ होने लगी। घर का काम संभालने, रसोई पानी के लिए किसी एक औरत की जरूरत पड़ी, किंतु इस घर में रूपा के सिवा दूसरी औरत थी ही कौन। पड़ोस की बड़ी बूढ़ी औरतों की सलाह तो मिल जाती थी, किंतु गृहस्थी के कामों में बड़ी अड़चन पड़ने लगी। रूपा का चौबीछपरा जाना इतने दिनों के लिए संभव न था। गृहस्थी में बच जाने के कारण वह घर से हटना नहीं चाहती थी। महीने भर में कटिया शुरू होने वाली थी। अंत में रूपा ने ओंकार के सामने गुंजा को बुलवाने की बात रखी। बड़ी बहन की ससुराल छोटी बहन कैसे आएगी। ओंकार ने कहा, इसमें हर्ज क्या है। रूपा बोली, ऐसा कभी हमारे घर में चलन न था। जो काम कभी घर में न हुआ हो, अब होगा ही नहीं। रूपा कुछ अचरज से बोली, इसमें कोई खराबी तो है नहीं। छोटी बहन बड़ी बहन के ही तो पास आती है, दूसरा संभलने वाला है नहीं, तो किया क्या जाए।
जहां काम निकले वहां लकीर के फकीर बनने से नुकसान के सिवा फायदा तो नहीं होता। काका को समझाओ, वह मान जाए तो चंदन के हाथ बाबू के नाम एक चिट्ठी भेज दो। बात काका के कान में पड़ी, वह तो जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। सोचता हूं कि चंदन के हाथ बैजी को एक चिट्ठी भेजी जाए, पहले कुछ जवाब तो मिले तो भेज दो। काका राजी हो गए। रूपा ने चंदन से ही चिट्ठी लिखवाए और दूसरे दिन भोर में ही चंदन को चौबे छपरा के लिए विदा कर दिया। चंदन चौबे छपरा पहुंचा तो दिन के 10 बज गए थे। फागुन का पहला पखवाड़ा लगा था। घाम में गर्मी बढ़ जाने से प्यास भी बढ़ने लगी थी। घर के बाहर फूस की पलानी में न बैठकर चंदन घर में घुस गया। निकसार से भीतर घुसते ही देखा किसी लड़की के साथ गुंजा औखल में गेहूं कूट रही थी। देह पर का आंचल अस्त व्यस्त था। दाहिने हाथ में पकड़ा हुआ मूसल नीचे गिरने को ऊपर उठा कि दरवाजे से घुसते चंदन पर निगाह पड़ गई। ऊपर से औखल में गिरने वाला मूसल जल्दी में दूसरी लड़की के मूसल से लड़ गया। ठक से आवाज हुई और गुंजा मूसल दीवार से टेक फुर्ती से आंचल ठीक कर भीतर घर में भागी। महतारी ओरियानी की छांव में कचरी हरा चना निकिया रही थी। पास जाकर बोली, माए, चंदन आए हैं। वैद्य जी की पत्नी ने निकसार की ओर आंखें घुमाई तो देखा चंदन खड़ा था। आओ आओ बचवा, अपने घर में ले जाते क्यों हो? चंदन पास पहुंचा तो बगल में खड़ी हुई बसखट बिछाती हुई गुंजा बोली, बैठो। अरे बड़ी पागल, तेरी बहन की देवर है, निखरे बैठाएगी, घर में से दरी चादर तो लिया। नहीं, ऐसे ही ठीक है, कहता हुआ चंदन उस छोटी सी बसखट पर बैठ गया। पैर में कपड़े के जूते थे लेकिन घुटने तक राह की धूल चढ़ गई थी। राह में धूल उड़ाते आए हो क्या, या राह चलने भी नहीं आया? धूल से तो गोड़ भर गए हैं। गुंजा बोली। गुंजा की माँ ने टोका, खड़ी खड़ी बतकुचन करेगी कि कुछ रस पानी लाएगी? हाँ, मुझे प्यास लगी है। जा जा जल्दी जा, इनार से टिटका पानी खींच ला और रस बना। जाती हूँ, पहले बहिना का समाचार बता दो। गुंजा ने हट किया। नहीं, पहले टिटका पानी ले आओ। चंदन ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अब गुंजा पर महतारी की डांट पड़ी। 14 की हुई, तनिक भी बुद्धि नहीं आई। हर घड़ी लड़कपन। चंदन को घूरती हुई गुंजा आंगन में पड़ी हुई डोर बाल्टी उठाकर बाहर निकल गई। लौटकर आई तो देखा माँ भीतर घर में है। मौका मिला तो बाल्टी में से एक चुल्लू पानी चंदन पर उछाल दिया। चंदन ने गुंजा को घूरकर सिर हिलाया। ले रस बना दे। भीतर से डलिया में चीनी लाकर खाट के पास रखती हुई माँ बोली और स्वयं सामने के घर में कुछ निकालने चली गई। लोटे में चीनी घोलती हुई गुंजा बोली, कैसे आए हो? विदाई कराने। चंदन ने कहा। विदाई कराने? गुंजा कुछ समझने की कोशिश करती हुई बोली, किसकी? ससुराल में किसकी विदाई कराने जाते हैं? बक। गुंजा कुछ लजाकर मुस्कुराने लगी। तब तक महतारी आ गई। बोली, बलिहार जाएगी। बलिहार? गुंजा कुछ अचरज से बोली, बलिहार क्या? ले बहिना की चिट्ठी पढ़ ले। गुंजा महतारी के हाथ से जल्दी से चिट्ठी लेकर पढ़ने लगी। पढ़ चुकने पर चंदन की ओर देखा तो वह बोला, मैंने क्या कहा था, हमारी बात तो पतियाती ही नहीं। चल, चंदन को खिला पिलाकर बाबू आते हैं तो पूछ के बलिहार जाने की तैयारी कर। आंगन में ओरियानी के नीचे वाले चूल्हे को लीप पोतकर गुंजा रसोई बनाने लगी और माँ चंदन से रूपा का समाचार विस्तारपूर्वक पूछने लगी। घर गृहस्थी कैसी चल रही है? अनाज की उपज पहले से कैसी है? काका घर में कैसे चल रहे हैं? घर में कभी अमन तो नहीं हुआ? इत्यादि इत्यादि। उसके बाद महतारी गुंजा को साथ में देने के लिए सामान तैयार करने लगी। चंदन उसी बसखट पर दीवार के सहारे उठक गया। नींद आ गई। नाक खर्रा खरे बजने लगी। रसोई हो गई तो गुंजा ने माँ को बताया और फिर चंदन को जगाने गई। चंदन को बड़ी जल्दी गहरी नींद आ जाती थी। पीठ टेकने को जगह मिली नहीं कि नींद आई और नाक बजने लगी। पास खड़ी हो गुंजा ने 2-3 बार चंदन को पुकारा, लेकिन चंदन की नाक पूर्वतया बजती रही। न जाने इतनी ऊंचाई क्यों आती है, बियाह में आए थे तब भी यही हाल था, लगता है भान का गोला चढ़ाए रखते हैं। गुंजा बोली। चंदन देह तोड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। गुंजा ने लोटे का पानी हाथ में थमा दिया। आंगन की मौरी पर हाथ मुंह धोकर चूल्हे के पास रखे हुए पीढ़े पर चंदन बैठ गया। गुंजा रोटी सेंकने लगी। मां परसी हुई थाली में गुंजा के हाथ से सिनकी रोटी चंदन की थाली में डालने लगी। तभी वैद्य जी आ गए। गुंजा से चंदन की थाली में रोटी डालने को कहती हुई मां उठ गई। वैद्य जी ने चंदन को देखा तो कुछ घबरा कर पूछा, अरे कब आए? कुशल तो है? हाँ हाँ, सब ठीक है, अभी थोड़ी देर हुए आए, रूपा की चिट्ठी आई है। वैद्य जी की पत्नी ने कहा। क्या लिखा है? पहले कपड़ा उतारो फिर चिट्ठी पढ़ लेना। समाचार सब ठीक है। गुंजा की मां के चेहरे पर खुशी का भाव उभर आया। वैद्य जी बाहर के ओसारे वाली अपनी कोठरी में मिर्जाई उतारने चले गए।
चंदन खाकर उठने लगा तो गुंजा ने उसके दोनों कंधे दबाकर पीढ़े पर बिठा दिया और चट से थोड़ा सा भात और घी वाली कटोरी में दाल मिलाकर चंदन की थाली में उलट दिया। खाना खाकर चंदन हाथ धोने उठ गया। वैद्य जी कपड़े बदल निकसार में पड़ी चौकी पर आ बैठे। गुंजा, उसकी माँ और चंदन तीनों उनके पास आ गए। वैद्य जी ने चंदन को अपने पास चौकी पर बिठा लिया। गुंजा और उसकी माँ नीचे धरती पर बैठ गईं। रूपा की माँ ने चिट्ठी वैद्य जी के आगे रख दी। चिट्ठी पढ़कर वैद्य जी ने पत्नी की ओर देखा। पत्नी चुप रही तो बोले, क्या सोचा है? हमको सोचना क्या है, तो हमें सोचना है। रसोई पानी घर के काम का हाल तुम जानती हो, सोचूंगा मैं। ये सब तो चल ही जाएगा। गुंजा से भी पूछो, जाना तो इसी को है। सामने ही तो बैठी है, चिट्ठी भी पढ़ ली है, तुम भी पूछ लो। वैद्य जी की पत्नी बोली, क्यों गुंजा, बलिहार जाओगी? भेजोगे तो क्यों नहीं जाऊंगी? गुंजा बोली। इधर निश्चय हुआ, उधर गुंजा की सखियों और उनके घरों में बात फूटी कि गुंजा बहिनौर जा रही है। तब से सांझ तक गुंजा की सखी सहेले उसे घेरे रहीं। साँझ को दरवाजे पर बैलगाड़ी लग गई। आंगन सखी सलेहर और नई भौजाइयों से भर गया था। गुंजा जब बाहर गाड़ी पर चढ़ने चली तो एक भौजाई बोली, ससुराल जा रही हो? बक। बैलगाड़ी के बीच में बाजार में बिकने के लिए 4-5 बोरों में चावल दाल रखे थे। आगे की ओर गाड़ीवान के पीछे गांव का बनिया बैठा था। बोरों के बाद में पीछे की तरफ गुंजा बैठ गई। चंदन पैदल चला। संग में कुछ दूर पहुंचाने को वैद्य जी चले। बबुआ, तुम भी बैठ जाओ, गाड़ी आगे की ओर ओलार है। गाड़ीवान ने कहा, चलो गांव के बाहर निकलो तो मैं भी बैठ जाऊंगा। चंदन ने कहा। गांव के बाहर तक गाड़ी पहुंचाकर वैद्य जी लौटने लगे तो उनके पैर छू चंदन भी गुंजा की बगल में बैलगाड़ी पर बैठ गया। सूर्यास्त होने में लगभग 2 घंटे की देर थी। चौबे छपरा के बाद पियरोंटा के लिए जहां से राह मुड़ती थी वहां से बलिहार लगभग कोस भर पड़ता था। पैदल चलना हो तो उस राह को छोड़कर बलिहार के लिए तिरछी पगडंडी गई थी, जिससे दूरी भी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था, किंतु जाना खेतों की मेंढों से पड़ता था। खेत पके होने से मेंढों पर लटकी हुई गेहूं जौ की बालियों के धूनर पैरों में चुभते थे, इसीलिए लोग छवरी से ही जाना अधिक पसंद करते थे। चंदन चाहता था कि उतरकर पैदल ही चलें, जिससे दिन डूबते डूबते गांव पहुंच जाएं, किंतु गुंजा के कारण वह विवश था। बैलगाड़ी कछुए की चाल से धीरे धीरे चुपची चर्रा चर्रा करती हुई आगे बढ़ रही थी। गाड़ीवान बैलों को पैना मारता था, किंतु लीकों में धूल हो जाने से चाल तेज नहीं हो पाती थी। पियरोंटा को मुड़ने के पहले ही गाड़ी के दाहिने पहिए का धुरा घिसा होने से निकलकर गिर गया। गाड़ी ने खट से पहिया फेंक दिया। गाड़ी दाहिनी ओर ओलरी की चंदन फट कूद गया और गुंजा को बाह में पकड़कर नीचे खींच लिया। बीच में बैठे हुए बनिए की पीठ में थोड़ी सी चोट आई, बाकी गाड़ीवान और चंदन ने मिलकर गाड़ी उल्टने से बचा ली। धुरा ठोंकने और गाड़ी पर सामान ठीक करने में आधा घंटा और लग गया। गाड़ी चलने के पहले चंदन ने पूछा, गाड़ी में बैठने से तो गांव पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। पैदल चलोगी? हाँ चलो, मैं तो पहले ही कहने वाली थी, लेकिन सोचा। लाओ झोला हमें दो। नहीं चलो, एक तो तुम लिए ही हो, ऐसी सुकुमार नहीं हूं। बैलगाड़ी की राह छोड़कर नदी के किनारे किनारे आगे आगे चंदन और पीछे पीछे गुंजा चलने लगी। सूरज डूबने वाला था और अभी कोस सवा कोस धरती नापनी थी। अभी कितनी देर लगेगी? गुंजा ने पूछा। कम से कम 1 घंटा। अंजोरिया उग जाएगी तो थोड़ी चाल बढ़ाओ। गुंजा ने कहा। डर लगता है। हमें डर फर नहीं लगता, अगर तुमको छोड़कर भाग जाऊं तो। चंदन ने कहा। तो मैं अकेली भी बलिहार पहुंच जाऊंगी। अरे बाप रे, तुम लड़की हो या लड़का? दोनों। तो चलो हमारी चाल से। और चंदन बेहद तेज चलने लगा। 2-3 मिनट तो गुंजा साथ देती रही, फिर चुपचाप राह पर ही बैठ गई। चंदन उसी रफ्तार में चला जा रहा था। लगभग 100 गज निकल जाने पर मुड़कर देखा तो गुंजा उसकी ओर पीठ किए हुए चुपचाप गदार पर बैठी थी। जय सिया राम। ए लड़का, बैठ क्यों गए? चंदन वहीं से चिल्लाया। गुंजा वैसी ही बैठी रही। 2-3 बार चंदन ने फिर आवाजें लगाईं, लेकिन गुंजा टस से मज न हुई। हारकर चंदन वापस लौटा और पास आकर बोला, बस। हार जाने की खीज में गुंजा उठकर बोली, जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती। अच्छा, उठो, पहले ही थका दोगे तो बाकी राह कैसे चलूंगी? अब तेज नहीं चलूंगा, आगे आगे तुम ही चलो। कहते हुए चंदन ने गुंजा का हाथ पकड़कर ऊपर उठाया, तब वह उठी और आगे आगे चलने लगी। सूरज डूब गया, चांदनी की आभा छा गई। चंदन और गुंजा हरी धूप से भरी हुई करिल माटी की कड़ी चौड़ी छवरी से चलने में लगे थे। बलिहार अभी लगभग 1.5 मील था। सप्तमी की चांदनी छवरी के दोनों ओर जौ गेहूं के पके खेतों पर पूरी तरह छा गई थी।
शांत स्थिर वातावरण में हल्के हवा के झोंके खेतों में खड़े अनाज के पके ठंडलों को लहराकर खनखना देते थे। दूर दूर तक फैले हुए करल माटी के खेतों में बराबर ऊंचाई तक उगी हुई फसलों पर यदि थाली सरका दी जाए तो कुछ दूर तक बिना गिरे बालियों पर फिसलती चली जाए। ऐसे थे दूर तक फैले हुए पक चले अनाज के लहराते भरे खेत, जिनमें जहां तहां खड़े छोटे छोटे बबूल के पेड़ पहरेदारों की तरह लगते थे। गुंजा, थकन तो नहीं आई? आई भी हो तो क्या करोगे? थोड़ी देर सुस्ता लेंगे, बैठेगे तो उठने को मन न होगा। चंदन, ऐसी अंजोरिया में बैठने को मन नहीं करता है। अगर तुम थके हो तो बैठ के सुस्ता लो। चंदन जोर से हंस पड़ा, इतना चलना तो मेरे लिए रोज के जलपान के बराबर भी नहीं है। दुल्हन जब ब्याह के जाती है तो ससुराल पहुंचने पर डोली में से उतर के आंगन तक दौरी में ही देख पड़ते हैं। संग में दुल्हा भी तो होता है। गुंजा ने धीरे से कहा, लेकिन इस समय तो पैदल हो। तुम कौन पालकी में सवार हो? क्या मैं तुम्हारा? ए चंदन, हवा का एक झोंका आया और सारी सरेह को लहरा गया। चंदन, मुझे प्यास लगी है। चलते चलते चंदन रुक गया। प्यास लगी है, और उसने गुंजा के चेहरे पर देखा। कनपटी से पसीने की लकीर चिबुक तक बहाई थी। आंचल पीछे सरककर जूड़े में अटका हुआ था। संवारे हुए घने काले बालों के बीच में झलकती हुई लंबी मांग चंदन देखता ही रह गया। क्या देखते हो? देखता हूं मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, नाप लो। कहती हुई गुंजा चंदन की बगल में सट गई और अपने सिर पर हाथ रख चंदन का कंधा छूती हुई बोली, तुम्हारे कंधे से जरा सी बड़ी। चलो आगे पाकड़ वाले इनार पर ढेकुल लगी है, पानी पियेंगे। वहां से क्षण भर में गांव। आगे छवरी की बगल में एक कुआं था और उसकी बगल में एक पाकड़ का पुराना घना पेड़ था। धूप के दिनों में राही उसके नीचे विश्राम करते थे। कुएं की जगत लगभग कंधे भर ऊंची थी। गुंजा जगत पर चढ़ गई। चंदन ने पानी खींचा, गुंजा को पिलाया, फिर गुंजा ने चंदन को पिलाया। पानी पीकर तृप्त हो आंचल से मुंह पोंछती सामने खेतों की ओर देखती हुई गुंजा बोली, चंदन, अंजोरिया में ये सरेह कैसी लगती है? चंदन गुंजा की बगल में खड़ा हो बोला, तुम ही बताओ। जैसे बेहुती कनिया ब्याही दुल्हन पियरी ओढ़े हो, कनिया बनने का मन होता है। चंदन ने हंसते हुए पूछा। बक। पीछे से गुंजा के दोनों कंधे आगे की ओर ठेलते हुए चंदन बोला, तो चलो नीचे उतरो। दोनों थैले हाथों में ले आगे गुंजा और गुंजा के दोनों कंधों पर हाथ रखे चंदन उतरा। 10 कदम चलने के बाद चंदन ने गुंजा से एक थैला ले लिया। थोड़ी दूर चलकर गुंजा बोली, जब तुम पहली बार हमारे गांव आए थे तो तुम्हारी नाव पानी में किसने बहा दी थी? जाना? किसी चुड़ैल ने ठेल दी होगी। मैं चुड़ैल हूं? चलते चलते गुंजा रुक गई। अरे, तो तुमने बहाई थी? और क्या, मैंने भी दशरथ से कहा था कि बहाने वाली जरूर कोई चिनगारी ही होगी। चौबे छपरा की लड़कियां, बाप रे। चंदन ने गुंजा की ओर देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। फिर थोड़ी देर तक उस सूने ताल की चांदनी में दोनों जैसे डूब गए। पैरों तले छवरी की हरी हरी कोमल धूप थी। आंखों के आगे देह मन को बांधने वाली सुखद शीतल चांदनी थी। चंदन और गुंजा अगल बगल चलते हुए कभी सामने कभी दाएं बाएं कभी एक दूसरे को देखते हुए बड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चंदन, एकाएक गुंजा बोली, क्या है? हमारा मन उदासेगा तो हमें कुछ दिन को चौबे छपरा पहुंचा दोगे ना? ससुराल में किसी का मन उदासता है? बक, हर घड़ी फकड़ा की ही तरह बोलते हो। देखो ठीक से बोलो, हमारे रहते तुम्हारा मन उदास जाएगा। तुम हमारे हो कौन? गुंजा धीमे से बोली, मैं। मुझसे पूछती हो? अच्छा तुम ही बताओ, अगर इस समय कोई तीसरा आदमी तुमसे आकर पूछे कि मैं तुम्हारा कौन हूं तो तुम क्या बताओ? मैं। मुझसे पूछते हो? गुंजा भी वैसे ही चिन्हा के बोली, हाँ तुमसे ही पूछता हूं। गुंजा रुक गई तो चंदन ने फिर पूछा, बोलो, बताती क्यों नहीं? यहां कोई आ ही नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह, यहां कोई आ ही नहीं सकता, ये कैसे जानती हो? कहो तो अभी ताल बजाकर बुला दूं। किसको? आगे जो छवरी के किनारे वह बबूल का पेड़ देखती हो न, उसी पर से एक आदमी को बुला दूंगा। चलो पास तो पहुंचो। उस पर कौन आदमी है? भूत। अरे बाप रे। गुंजा ने डरकर चंदन को कसकर पकड़ लिया। चंदन का आगे बढ़ना कठिन हो गया। बड़ी देर तक चंदन ने समझाया कि आगे चलो, भूत वहां नहीं है। मैं तो हंसी करता था, तब कहीं गुंजा ने उसे छोड़ा। लेकिन जब तक आगे वाला बबूल का पेड़ बीत न गया, वह चंदन से एकदम सटकर चलती रही। बलिहार पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। राह में काका मिल गए, घर से खाकर खंड जा रहे थे। बड़ी देर कर दी, सवेरे आते, रात में क्यों आए? जाओ घर जाओ। घर में घुसे तो आंगन में रूपा ओंकार को खाना खिला रही थी। अरे गुंजा। झुककर गुंजा ने बहन बहनोई दोनों के पांव छुए।
रूपा ने छोटी बहन को इंक्वायरी में भर लिया। रात में बड़ी देर तक गुंजा से रूपा बतियाती रही। गांव भर का समाचार पूछ गई और सवेरे मकान का एक एक कोना उसने गुंजा को दिखा दिया। गोईठा, लकड़ी से लेकर तेल, नून, आटा, दाल के बर्तन तक गुंजा ने अपने हाथ से टो कर देख लिए। काका, पहुना, चंदन के खाने की बेला पूछ ली। चौका, बासन, रसोई, पानी, कूटने पीसने का सारा भार अपने ऊपर ले लिया। रूपा छोटी बहन की पीठ पर रहती, यद्यपि गुंजा उसे कोई भी काम करने न देती। सवेरे मर्दों को खिला पिला, चौका बर्तन कर, जाते पर पीसने बैठ जाती। पड़ोस की लड़कियों से मेल इतना बड़ा कि जाते पर गुंजा के संग पीसते समय गीत गाने को वे ललच जाती। एक तो गुंजा का कंठ सुरीला था, गीत भी उसे बहुत याद थे। सो दोपहर में पड़ोस की लड़कियां जात वाले ओसारे में अपने आप ही जुट जाती। घर में काम न रहने पर अक्सर उसे अपने घर खींच ले जाती। झूमर, कजरी, ब्याह, मारो, संझा, प्रभाती, जब जो मन में आया गुंजा के कंठ से फूट पड़ते। अड़ोस पड़ोस के घरों में देखते देखते नेह छोह इतना बढ़ गया कि गुंजा जैसे एकदम से बलिहार की बेटी हो गई। और रूपा घर की सारी गृहस्थी छोड़कर निश्चिंत हो ऊपर का इंतजाम देखने लगी। खेत पक गए थे, कटिया शुरू हो गई थी। बलिहार की कटाई की मूठ और पंखा जवार भर में प्रसिद्ध थे। अन्य गांवों में कटाई 10 बोझ में 1 बोझ मिलती थी, बलिहार में 10 पंजे में 1 पंजा मिलता था, जो बांधने पर लगभग 1.5 बोझ होता था। इसी कारण 10-10, 15-15 कोस के बनिहार खेत काटने वाले मजदूर फागुन से कटाई समाप्त होने तक झुंड के झुंड बलिहार में आकर टिक जाते थे। उनके आने से गांव में रौनक और चहल पहल हो जाती थी। दिन रात खेतों की कटाई और बोझों की खलिहान में ढुआई लगी रहती। खेत पके नहीं कि लोग काटकर खलिहान में टलियाने लगते, नहीं तो फगुनाहट के झोंके दालों को झकझोरकर बालियों से दानों को खेत में ही छिटका देते। जौ गेहूं की खड़ी बालें टूट टूट कर खेतों में गिर जाती और चूहे अपनी बिलें भरने लगते। ओंकार और चंदन भी अपने खेतों की कटाई में लगे थे। 15-15 बनिहार एक कतार में खेत काटते जाते। ओंकार बनिहारों के साथ कटाई और बोझे बंधवाने में रहता, चंदन उनके संग खेत से खलिहान तक दौड़ता। काका बैलों की सानी, पानी और खलिहान देखते। गुंजा और गर्भवती बहन गृहस्थी में रंग गईं। परिवार का जीवन सुचारू रूप से तेजी के साथ आगे बढ़ने लगा। फागुन की पूर्णिमा, धब धब सफेद रात। खेतों से खलिहान तक बोझों की ढुआई का तांता लगा हुआ था। रात के 12 बजे होली जलने वाली थी। रात को ही खाना खिलाते समय रूपा ने ओंकार और चंदन से पैरों में उपटन लगवाकर झिल्ली छुड़वा जाने को कह दिया था। घुटने के नीचे से पूरा पैर, नहीं तो सबके अंगूठे की झिल्ली छुड़ाकर होली में डाल दी जाती थी। विश्वास था अगले साल की सारी तकलीफें आग में जल जाती थीं। कटाई में इतनी भीड़ थी कि चंदन और ओंकार घर आना भूल गए। 12 बजे होली जलने वाली थी। रात के 11 बज गए। गांव में बड़ी चहल पहल थी। जलाकर भूंजने के लिए लड़के लुकार बना रहे थे। रूपा ने गुंजा को भेजा। गुंजा खलिहान से ओंकार और चंदन को बुला लाए। पीतल की बड़ी कटोरी में सरसों का उपटन गुंजा ने सांझ को ही पीस कर रख लिया था। आंगन में गुंजा ने खटिया डाल दी। ओंकार आगे आया। ऊपर नीचे धरती पर बैठे उसके पैरों में उपटन लगाने लगी। एक पैर में रूपा, दूसरे में गुंजा लगाने बैठी तो ओंकार ने हंसते हुए गुंजा को टोक दिया, तुम चंदन को लगाना। ए पहुना, हंसी करोगे तो मैं घर में भाग जाऊंगी। अरे इसमें हंसी की क्या बात है, आखिर उसको कौन लगाएगा? वो क्या हमारे बकरा पड़े हैं? गुंजा बैठी हुई ही बोली। अगर पड़ जाए तो मैं आ गई तो बैदजी का खानदान ही तुम्हारे घर आ जाएगा। रूपा बीच में ही बोल पड़ी। नहीं नहीं, ये तो रानी जी रजवाड़े जाएंगी। ओंकार ने मुंह बनाकर कहा। राजा रजवाड़ा न सही, लेकिन तुम्हारे जैसे खेतिहार झनखाड़ के घर हमारी सुकुमार बहन नहीं आएगी। खाएंगे गेहूं, नहीं तो रहेंगे एहूं। समझे? भले धिया रही है कुंवारी हो। हमारी बहन जाएगी कलकतिहा कमासुत मरद के घर। तभी चंदन ने आंगन में प्रवेश किया। ओंकार के पैरों की झिल्ली छूट गई थी। वह उठकर जाने लगा और चंदन को कहा गया कि कागज में लपेटकर झिल्ली और काका के लिए अलग से थोड़ा उपटन लेता आएगा। भाई के चले जाने पर चंदन उसी खाट पर बैठ गया। लगा दे गुंजा चंदन के उपटन, मुझसे बैठा नहीं जाता। कटोरी लेकर गुंजा ने चंदन के पैर पकड़ने को हाथ बढ़ाए तो उसने दोनों पैर मुड़कर ऊपर कर लिए। यह क्या? रूपा ने पूछा। तुम क्यों नहीं लगाती हो? गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन ने भौजाई से कहा। कमर दुख गई है, हमसे बैठा नहीं जाता, तनिक सर को मुझे जरा उठने दो। कहती हुई रूपा उसी खाट पर दूसरी ओर मुंह करके करवट लेट गई। ऐसे रूखर हाथों से कौन उपटन लगवाए? एक तो ऐसे ही खेतों में आजकल खूंटा खांटी गड़ती रहती है, ऊपर से गोड़ कौन छिलवाए?
गुण तो है जैसे खरहरा, रगड़ जाए तो दूसरे की देह छिला जाए, लेकिन नखरा है राजकुमारों की तरह। जाओ ले जाओ, लेनू की तरह हाथों वाली से लगवाओ उपटन। उपटन की कटोरी पट से पटक कर गुंजा अलग बैठ गई। चंदन हंसते हुए गुंजा को अपने पैरों की तरफ आकर झिल्ली छुड़ाने के लिए अंगुली से इशारा करने लगा। इसके आ जाने से बबुआ अगरा गए हो, नहीं तो दोनों जून चूल्हा फूंकना पड़ता तब आंखें खुलती। रूपा लेटी हुई ही बोली, लगा दे गुंजा, इस बम्मर आदमी की बात क्या धरती है। गुंजा दोनों हाथों से चंदन के पैर में घुटने से नीचे उपटन लगाने लगी। उपटन सुखाने के लिए जब वह पैर पर हाथ रगड़ने लगी तो चंदन के पैर के बालों को रह रहकर खींच देती। चंदन एक दो बार सी करके रह गया, लेकिन बाद में रूपा से शिकायत की, देख लो भुजी, क्या है, हम क्या करें, बाल सट जाते हैं तो। गुंजा बोली, सट जाते हैं, लासा है क्या। चंदन बोला, तो लो अपने से रगड़ के छुड़ा लो। गुंजा पीछे सरक गई। भुजी, छुड़ा दे गुंजा, देर हो रही है। रूपा बोली। झिल्ली छुड़ाकर गुंजा एक कागज में बटोरकर चंदन के हाथ में थमाकर उठने लगी तो कटोरी में से थोड़ा सा उपटन निकालकर चंदन के गालों में लगा दिया। मिलान करो इस रूखर हाथ से कि कौन ज्यादा चिकना है। फुर्ती से कटोरी में से उपटन निकालकर चंदन ने लपककर गुंजा का जूड़ा पकड़ लिया और उसके पूरे मुंह भर में अच्छी तरह उपटन पोत दिया। बहिना। रूपा उठ बैठी, यह क्या रे, देख लो अपने देवर की करनी, तुम भी देख लो अपनी बहन की करनी। चंदन ने उपटन पुता हुआ अपना दाहिना गाल भौजाई के आगे कर दिया। रूपा हंसने लगी, आज ही फगुआ शुरू हो गया, अभी होली भी नहीं जली। रूपा देवर के गालों का उपटन अपने हाथ से छुड़ाने लगी। उधर गुंजा भी वहीं बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह का उपटन रगड़ रगड़ कर छुड़ाने लगी। चंदन का मुंह जब साफ हो गया तो वह गुंजा से बोला, कल बताऊंगा कि बलिहार का फगुआ कैसा होता है। उत्तर में गुंजा ने बहन से छिपकर चंदन को अंगूठा दिखा दिया। रात आधी बीती, पश्चिम की बारी में गांव जुट गया। होली की पूजा हुई, आग लगी, देखते देखते लपटे चिटक चिटक कर आसमान छूने लगी। लुकार जला जलाकर लड़के भाजने लगे। गांव के बड़े बूढ़े इस ताक में थे कि लड़के दूसरे गांव के सिवान में बुझती हुई लुकारें न फेंकें। बाकी प्रौढ़ और जवान लाठी लिए इस पहरे पर थे, दूसरे गांव वाले बुझती हुई लुकारें बलिहार की सीमा में न फेंकें। ऐसा विश्वास था कि अपने गांव की बुझती हुई लुकारें दूसरे गांव की सीमा में फेंक देने से नए साल का दुख दारिद्र्य दूसरे गांव में चला जाता था, इसलिए हर गांव वाले इस रात को अपने अपने सिवानों की कड़ी निगरानी करते थे, लाठियों से लैस, क्योंकि कभी कभी दो गांवों में आपस में मारपीट हो जाती थी। गांव के बड़े बूढ़े इसी मारपीट को बचाने के लिए इस रात, विशेष करके जब तक गांव के लड़कों की लुकारें पूरी तरह भजकर बुझ न जाती, जागते रहते। भोर हुई, गांव फगुआ खेलने में जुट गया। दिन भर के लिए कटिया बंद हो गई। लोग दूने उत्साह से होली में लग गए। चंदन लोगों के गिरोह में घर घर द्वार द्वार घूमता रहा। पहले से ही उसने 8-10 लड़कों का एक दल बना लिया था और तय किया था कि इस वर्ष कीचड़, मिट्टी, गोबर से होली न खेलने का प्रचार करेगा, इसलिए सबसे पहले इसके दल वाले गांव में घूमना शुरू हो गए थे। नौजवानों को हाथ जोड़कर समझाकर मना करते रहे कि कीचड़ पाक की जगह होली रंग से खेली जाए। न जाने कैसा जादू हुआ कि सदियों की यह कुप्रथा एकाएक थम गई। हाथ में बाल्टी का रंग और टिटके कटे बांस की पिचकारी लिए वह घर घर पद की भौजाएं लगने वाली सभी औरतों से अपने दल के साथ होली खेल आया। फगुआ के दिन घर की औरतें इसी पाक पानी के डर से भीतर से किवाड़े सबेरे ही बंद कर लेती थीं। सो इस साल इस परिवर्तन पर सभी ने जी भरकर होली खेली। गोबर पाक की जगह गलियों में लाल पीले हरे रंग फैल गए। गुंजा के संग में समौरिया लड़कियां भी दलों में होली खेलने निकली, घर घर जाकर क्वारी ब्याही नंदे भौजाइयों से होली खेलकर लाल पीले रंग से ऊपर से नीचे तक नहा आई। चंदन घर लौटा, भौजाई से अंगोछा मांग नदी में नहाने चला गया। बड़ी मेहनत से मल मल कर तो रंग छुड़ाया। देर से लोग तीर पर नहा रहे थे, धारा न होती तो नदी का जल भी रंग जाता। लौटने लगा तो धूप चढ़ आई थी, दोपहर से बेर झुक गई थी। 3 दारे में गुंजा मिली, अरे दिन भर फगुआ ही खेलती रहोगी, नहाना धोना न होगा क्या। मैंने तो नहा लिया। क्या नहा लिया, अभी तो देह मुंह जस का तस लाल पीला है, न जाने कैसा रंग है कि छूटता ही नहीं। बलिहार का रंग जल्दी नहीं छूटता, चढ़ा तो चढ़ गया। बात फेंककर चंदन आगे बढ़ा, पलड़े की ओट में रखी हुई बाल्टी में से 2 कटोरे रंग चंदन की बनी आयन धोती पर पीछे से छपा पड़ गए। चंदन पीछे मुड़ा तो गुंजा बगल में कतराकर झटके से दूसरे घर में भागी। लपक कर चंदन ने पकड़ लिया। बगल की घनौची पर भरी हुई बाल्टी रखी थी, पूरी की पूरी भरी हुई बाल्टी का जल गुंजा की देह पर, हर हर महादेव। ऊपर से नीचे तक गुंजा सराबोर, कपड़े भीग कर देह से चिपक गए।
स्वस्थ मांसल देह के अंग प्रत्यंग निखर आए। लाज के मारे गुंजा वहीं सिकुड़कर बैठ गई तो दूसरी बाल्टी बचा हुआ पीला रंग भी ऊपर से चंदन ने डाल दिया। गोरी देह पर पीला रंग और भी जम गया। अब उठो बक बहिना, ए बहिनिया, गुंजा ने पुकारा। छोटी बहन की पुकार पर रूपा घर में से आंगन में आ गई। ये क्या रे, देख लो चंदन की करनी, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। नहा धो के आए तो हमको तुमने नासा, ऊपर से भुजी से दुहाई करती हो। कौन किससे कम है? उठ चल, मन ना भरा हो तो हंडे में रंग घोर के तुम दोनों जी भर के छपक लो। गुंजा उठकर चली तो भीगी हुई फुफुती फदर फदर करने लगी। भूजी, ये तो बाजा बजता है। जा जा इनार पर फिर से नहा। अब तो मैं नहीं जाता, गुंजा बबुनी जाए। गुंजा इनार पर नहाने जाएगी। पागल हुआ है क्या? जा 2 बाल्टी पानी अपनी देह पर डाल लेना, 2 लेते आना, एक से ये नहाएगी। बाल्टी में पानी लेकर लौटा तो गुंजा आंगन में घनौची के पास प्रतीक्षा में बैठी थी। रूपा रसोई घर में थी। घनौची पर पानी रखकर दूसरी बाल्टी गुंजा के पास रखते हुए बोला, नहा लिया तो फगुआ खेलने की सुधि आई। तुमसे खेले बिना मेरा फगुआ कैसे पूरा होता? तभी काका खाने को भीतर आ पहुंचे। अभी मत खाना, मैं नहाकर आती हूँ तब परसूंगी, तब तक काका को खाने दो, वह बोली। चंदन काका के पीछे पीछे चौके के आगे वाले ओसारे में उनके लिए पीला पानी रखने चला गया। गुंजा फुर्ती से नहाने लगी। सांझ के 4 बजे से ही झाल और ढोल लिए फगुआ गाते हुए गांव के लोगों के झुंड द्वार द्वार घूमने लगे। चेहरे और शरीर अबरख पड़े, गुलाबी हरे लाल अबीर से रंगे हुए। किसी किसी द्वार पर भीतर से औरतें गीला रंग भी फेंक देती थीं, नहीं तो अबरख मिला हुआ अबीर धुएं की तरह मंडली के माथे पर उड़ता रहता। झाल और ढोल की लय में 20 कंठ से फाग मुखरित हो उठा। बम भोले बाबा, बम भोले बाबा, कहवा रगबल पागरिया। चंदन के द्वार मंडली बैठी थी। भीतर से अड़ोस पड़ोस की लड़कियों के साथ गुंजा भी झांक रही थी। पीछे से गांव की लड़कियां रह रहकर उसे बाहर ठेल देने की कोशिश करती। चंदन सामने से देख रहा था। गौनाई चल रही थी। अंतिम बार गाने वाले नभी जोश में आ गए। घुटने के बल बैठकर दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाकर बोल फूटा, कमल दल खोल। तनिक हंसी के बोल। उसके बाद 2-1 दल और आए। अंत में नाच का दल आया, जोगिरा। गाने वालों का पूरब टोला का उत्तिमा नचनिया बना था। मऊ साला साड़ी पहनकर, पाउडर पोत, मुंह पर चमकती हुई बिंदिया और ललाट पर टिकुली, मांग में सेनूर भरे, पैरों में शेर भर के घुंघरू, पीछे गिरोह वाले ढोल झाल लिए और इन्हें घेर कर चलते हुए गांव के 50 लड़के घूमते हुए चंदन के द्वार पर गोल जमा। ढोल तड़तड़ा उठा। जोगिरा की बोल फूटी, जोगी जी बाह जोगी जी, जोगी जी धीरे धीरे, नदी के तीरे तीरे, अरे रे कबीर सुनो रे कबीर। और उत्तिमा बीच की खाली जगह में जोगिड़े की अंतिम बोल पर घड़ारी की तरह फुर से सरक कर नाचने लगा। घुंघरुओं की आवाज पर ढोलक ताल देने लगा। जोगिड़ा चलता रहा। अरे रे कबीर, सुन रे कबीर, जोगी देख सुनी के मजे में आंखी मुनी के चली जा, ताक धिनादिन जोगी जी सर्रा जोगी जी। जोगी जी देह छोड़ के 45 वर्ष का बूढ़ा उत्तिमा ढोल की ताल पर छूटता है तो नए नाचने वाले लौंडे भी मात हो जाते हैं। देह की सुधी बुद्धि न जाने कहाँ चली जाती है। बस घंटे घंटे पर चिलम का दम मिलता जाए, फिर रात भर नचाते रहो। सांवरे हुए चेहरे पर पसीने की लकीरें पाउडर को धो देती हैं, लेकिन मुंह में भरे हुए पान के बीड़े देह में चाबी भरते रहते हैं। गांव में 2-3 नचनियां और हैं, लेकिन उत्तिमा की बराबरी करने वाला अभी तक कोई लौंडा नहीं निकला। नाच खत्म हुआ। फाटक के पीछे झांकती हुई दर्जनों औरतों के पास घुंघरू झंझनाते हुए उत्तिमा पहुंच गया और ढोल बजाने वाले के सिर का अंगोछा खींच दोनों हाथों से पकड़कर फानर बना सामने फैला दिया। पुआ और पुड़ियों के गड अंगोछे में पड़ने लगे। उत्तिमा छन छन करता हुआ दूसरे द्वार की ओर बढ़ा। पीछे पीछे नचदेखुओं का झुंड हंसता गाता शोर मचाता। काका इसे शुरू से ही मानते हैं। आज के दिन इसे 1 रुपया देते हैं। पिछले 3 साल से हम चेउवा बोझा भी देने लगे हैं और उत्तिमा काका से ऐसे बतियाता है जैसे मेहरारू अपने मर्द से। गांव के सभी लोगों को वह नाम से पुकारता है, लेकिन काका से ऐसा लजाता है कि दूसरों के सामने उनसे कभी बतियाता तक नहीं, नाम लेना तो दूर रहा। इनके दरवाजे से जैसे ही नाचकर आगे बढ़ा कि काका आते हुए दिख गए। भीड़ में किसी ने बोल दिया, उत्तिम तुम्हारे भातार आ गए। उत्तिमा चलते चलते थमक गया। सामने जो काका को देखा तो साड़ी का पल्ला खींचकर फुर्ती से घूंघट काट लिया। गोल रुक गया था। मुस्कुराते हुए काका गोल के पास पहुंचे। ढोलक वालों ने तड़ तड़ ढोल पीटा। उत्तिमा के घुंघरू झंझना उठे। बिजली की गति से उत्तिमा गोलाई में महीन काट से दुरुकने लगा। गले से गीत फूटा, हाजीपुर के हाट में है रैल हो, मोरे नाक की झुलनिया, सासू मोरा मारे नंदी गरियावे।
सही हमारे बांस की कोई निया हो। सासू खोजवावे नंद खोजवावे, पेड़ ढूंढे नाक के निसनिया हो, मोरे नाक की झुलनिया। काका ने धोती के फेंटे में बंधा 1 रुपया निकालकर सामने किया। अब मान जाओ जोगी जी, कोई चिल्लाया। अजीब मुस्कुराहट से घूंघट निकाले हुए ही उत्तिमा काका के आगे थिरकने लगा। काका ने रुपया का निचला कोर पकड़ खड़ा करके उत्तिमा के आगे हाथ बढ़ा दिया। जोगी जी, हाथ न छूना। उत्तिमा ने 2 अंगुलियों से थोड़ा सा घूंघट हटाकर काका के बड़े हुए हाथ में चांदी के रुपए को तिरछी आंखों से देखा। फिर बड़े अंदाज से बचाते हुए काका की उंगली छुए बिना उत्तिमा ने रुपया पकड़ा। काका ने रुपया छोड़ उत्तिमा की कलाई। लाज से झुककर झटके से अपनी कलाई चुड़ा गाते हुए उत्तिमा पीछे मुड़ा। सही है मोरा नादान रे, पकड़े मोर कलाई। एक साथ हंसती हुई भीड़ बोली, वाह जोगी जी क्या काट है। ढोल 5-7 बार टनक गया। बोल आगे बढ़ गया। काका घर चले आए। अचलगढ़ और बलिहार के बीच ताल में एक 20 बीघे का खेत था। बेहद उपजाऊ खेत बलिहार की सीमा से लगा हुआ था। पूरी सरेह डुमरांव के महाराज की थी। वर्षों पहले डुमरांव के महाराज ने इस खेत को बलिहार वालों को बिना लगान दे दिया था। बलिहार के लोग गांव के बच्चों के स्कूल का खर्च, पश्चिम की बारी वाले मंदिर में ठाकुर जी की पूजा इत्यादि के लिए एक पुजारी का खर्च तथा गांव की अनाथ बेवा औरतों की मदद या उनकी बेटियों के ब्याह आदि का खर्च इसी खेत की आमदनी से चलाते थे। पुश्त दर पुश्त से यह खेत बलिहार के कब्जे में चला आता था। इसकी आमदनी का हिसाब किताब तथा खेत की देखरेख 3-3 वर्षों के लिए गांव के किसी व्यक्ति को सौंप दी जाती थी। पिछले 3 वर्षों के कर्ता थे सुमेसर मिसिर। इन्हीं दिनों डुमरांव के महाराजा की हालत बिगड़ने लगी और उन्होंने अचलगढ़ के एक जमींदार से रुपए लेकर इस खेत का पट्टा लिख दिया। पट्टा तो लिख दिया किंतु खेत बलिहार की ही जोत में रहा। अचलगढ़ के जमींदार ने खेत जोतते समय बलिहार वालों को रोक लिया किंतु बलिहार के सारे गांव के सामने अकेले जमींदार की चल न सकी। अंत में उसने अदालत में मुकदमा कर दिया। सुमेसर मिसिर थे जीभ के बिगड़े। आमदनी खा जाते, मुकदमा की पैरवी ठीक से हो न पाती। मुकदमा बिगड़ गया। 3 वर्षों तक किसी तरह खींचने के बाद बलिहार मुकदमा हार गया। अब आगे क्या होना चाहिए, इसी पर विचार करने के लिए गांव का बिटोर हुआ। भनक मिली थी कि आषाढ़ में अचलगढ़ वाला जमींदार खेत पर हल चढ़ाएगा। इस बीच अपील हो जानी चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। बिटोर में बूढ़े, अधेड़, जवान सभी जुटे। सुमेसर मिसिर के पिछले 3 सालों के खेत की आमदनी मांगी गई तो बताया कि आमदनी वाली बही कहीं खो गई है। बड़ी खलबली मची। लोग सुमेसर मिसिर के खिलाफ बोलने लगा झगड़ा बढ़ेगा। काका इसी समय खड़े हो बोले, बही मांगने से अब क्या होगा। ऐसे आदमी को ये काम सौंपना ही बड़ी भारी भूल थी। अब जो हुआ सो हुआ कैसे। अपील का खर्च कौन देगा। खेत की आमदनी से मिलने के बाद जो कमी होगी उसके लिए चंदा लग जाए। लोग किसी तरह चुप हुए, लेकिन बाद में कुछ लोग बोले, अगर अचलगढ़ वाला खेत पर कब्जा करने आया तब मौके से अपील हो जाएगी तो वह नहीं आएगा। काका बोले, और आ ही गया तब देखा जाएगा। अभी तो जो आगे है उसका निपटारा होना चाहिए। बिटोर में आए हुए लोग इसी बात पर एक राय हो उठ गए। काका अपने खंड की ओर लौट गए। ये बेहंसी जाने कैसे पड़ोस के मीनापुर से यहाँ चली आई थी। तब जब काका बोध जीवित थी, खा पीकर दरवाजे के आगे धूप में पीठ सेक रही थी। 6 महीनों की गर्भवती बेहंसी पास आंचल फैला रोने लगी थी। पास बिठा काका बो गांव, घर, जात और रोने का कारण पूछ गई। रोती हुई 35 साल की बेहंसी ने बताया था कि 2 जवान बेटे हैं, सभी ने घर से निकाल दिया। आदमी को मरे 2 वर्ष हो गए। और बेहंसी ने काका बो के पैरों पर सिर टेककर अपना फूला हुआ पेट दिखा रहने की शरण मांगी। काका बो पिघल गई। जाति की कुर्मी उस बेहंसी को अपने घर में शरण दे दी। गोईठा वाला कोने का घर खाली करके एक बसखट दे दी। बेहंसी रोज काका बो के चरण धो धोकर पीने लगी। कुटवनी पिसवनी से खाने भर को मिल जाता, कमी काका बो पूरी कर देती। काका बो की दया और उपकार से बेहंसी इसी गांव में बस गई। 2-3 महीनों के बाद बेहंसी को एक लड़का हुआ था। काका बो ने अपनी पतोहू की तरह बेहंसी की सेवा की थी, किंतु हफ्ते भर बाद नवजात मर गया। काका बो तो दुखी हुई किंतु बेहंसी को खुशी हुई। झंझट से फुर्सत मिली। उसके बाद बेहंसी ने अपने घर को लीप पोत कर संवार दिया। गांव भर के लोगों के काम मेहनत से करने लगी। लोगों के बेटों बेटियों की ससुराल तीज त्योहार पर करनी लेकर जाने लगी। ईमानदारी इतनी थी कि गांव भर के लोग बेहंसी को ही खोजते, जिससे लगभग साल भर वह इसी काम में व्यस्त रहती। देखते देखते बेहंसी ने 4 पैसे जुटा लिए। कपड़े लत्ते, बर्तन इत्यादि से पूरी तरह वह बस गई। बेहंसी बलिहार की हो गई। काका बो की चेरी।
गांव में ब्याह शादी पड़ती तो बेहसी तन मन से जुट जाती थी। भय से रहित बेहसी काम पड़ने पर आधी रात को भी एक गांव से दूसरे गांव चली जाती। तब जागा में जोर था, 10-12 बरस बाद देह थकने लगी थी। लड़के भी उसे बार बार बुलाने आए थे, लेकिन बेहसी नहीं गई। बेटों से कह दिया, जहां की माटी ने दुख में शरण दी, वहीं की माटी से उसकी अर्थी उठेगी। फिर भी बेहसी शादी ब्याह के कामों में बड़ी रुचि लेती थी। लड़के की बारात जाने पर रात को रत जगह में वह विशेष काम करती थी। बगल के तिवारी के बेटे की बारात गई थी, कृष्ण पक्ष के द्वादशी की रात। रात को जेठ की हल्की हल्की पुरवा बह रही थी। सारे गांव में सन्नाटा, अगल बगल की सयानी लड़कियां और बहुएं तिवारी के घर में जुट गई थीं। बेहसी की खोज हुई, बुलाहट आई तो बेहसी ने कहा कि बिना गुंजा के वह नहीं जाएगी। लड़कियों ने गुंजा को ले जाने के लिए रूपा से मिन्नतें की, तब गुंजा के साथ बेहसी डोमकच में पहुंची। फूल की थाली में पानी भरकर कठवत से ढांक दिया गया और कठवत के पेंदे पर गोईठे की राख फैलाकर 2 लाठियां खड़ी की गईं। ऊपर के सिरों को 2 लड़कियों ने पकड़ा। पेंदे पर लाठियों के हुर्रे धरती पर बैठकर गुंजा अंदाज से रगड़ने लगी। बड़ी ही पैनी पर मधुर आवाज घर आंगन में फैल गई। गुंजा के कंठ से गीत फूटा, मोर पिछुवरिया बहोरिया के फेरवा, बिनपुरवा के घाहराए। कठोते के स्वर और गुंजा की लय पर ढोलक से ताल निकली। बेहसी आंगन में नाचने लगी। रात जगह में बेहसी का नाच मशहूर था। औरतों से खचाखच भरे हुए आंगन में घंटे भर तक बेहसी नाचती रही और गुंजा एक के बाद एक गीतों के बोल कढ़ाती रही। घंटे भर नाचने के बाद वहां थक कर बैठ गई। आधा घंटा सुस्ताने के बाद उसने अपना वेश बदला। गांव के चौकीदार का खाकी कोट पहन, सिर पर लाल पगड़ी बांध ली। मर्दों की तरह धोती पहन, हाथ में लाठी लेकर 2-1 लड़कियों को भी मर्दों की पोशाक पहना घर के बाहर निकली। पास में घर था जालिम अहीर का। जालिम तो बारात में गया था, लेकिन उसका बूढ़ा बाप अपने द्वार पर सो रहा था। जालिम चोर था। गांव के बरमेसर पांडे का बैल हफ्ते भर पहले चोरी चला गया था। बेहसी चौकीदार के वेश में जालिम के द्वार पर पहुंची। जाते ही उसके बाप की खटिया के पाए को खटखट लाठी से 2 बार ठोंककर मोटी आवाज में पुकारा, जालिम कवन है। जालिम का बूढ़ा बाप उठ बैठा। हम हैं थाने के सिपाही। जालिम कहाँ है? मुखिया के द्वार पर बुलाहट है, वह तो बारात गया है। तो तुम चलो, कवन काम है? बूढ़ा अहीर हाथ जोड़कर डर से कांपने लगा। काम क्या है? बरमेसर पांडे का बैल जो चोरी गया है उसमें जालिम का हाथ है। पता लगा है कि बैल बेचकर जालिम अपना हिस्सा लाया है। चलो, दरोगा जी तुमको पकड़ के थाने ले जाएंगे, नहीं तो उनके पास रुपया जमा करके बैल का पता बताओ। दोहाई सिपाही जी की, हम सब बताते हैं। बताओ किस गांव में किसके हाथ बैल बिका है? बेहसी ने कड़क कर पूछा। पियरोंटा के खिलावन अहीर के हाथ 200 में। जालिम का बाप कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर बोला, अच्छा, अब सुत रहो, हम दरोगा जी से जाके कह देंगे। और बेहसी लाठी पटकती हुई आगे बढ़ गई। पास में छिपी हुई लड़कियां मुंह में कपड़ा हंसकर हंसती रहीं। घर पर थे सुमेसर मिस्र। बारात नहीं गए थे और बाहर द्वार पर सोते हुए खरे खरे नाक बजा रहे थे। पहुंचकर उनकी बसखट पर बेहसी ने खटखट 2 बार लाठी पटककर आवाज लगाई, सुमेसर मिस्र। सुमेसर मिस्र हड़बड़ाकर उठ बैठे, कवन है? चलो मुखिया के द्वार पर, थाने से दरोगा जी आए हैं, बुलाहट है, हम थाने के सिपाही हैं। सुमेसर मिस्र को रात में कुछ कम दिखाई पड़ता था। घूरकर ताकने की कोशिश करते हुए घबराए आवाज में बोले, कवन काम है? काम क्या है? गांव भर से दरख्वास्त पड़ी है कि पंचबिगहवा की सारी आमदनी खा गए और हिसाब की बही भी नहीं दिखाते हो। सुमेसर मिस्र की बाई गुम। चुपचाप सोचने लगे तो बेहसी ने फिर टोका, चलते हो कि नहीं? कहाँ चले? बही मिल गई है। मिल गई तो लेके चलो दरोगा के पास, नहीं तो हमको दे दो। हाँ, अभी ले आता हूँ। सुमेसर मिस्र ने बाहर बरामदे में पड़ा बड़ा सा 4 पहिए वाला लकड़ी का संदूक खोलकर बही निकाली और बेहसी के हाथ में रख दी। बही लेकर बेहसी मोटी आवाज में कड़क कर बोली, अच्छा, अब तुम सुत रहो। पीछे खड़ी लड़कियों का बुरा हाल। आंचल में मुंह तोप तोप कर हंसी रोके हुए थीं। बही पाकर बेहसी गली में घुसकर 9-2-11 लड़कियों को घर पहुंचाकर उसी समय बरमेसर पांडे के घर पहुंची। घर के लोगों को जगाया। आधी रात चौकीदार को देख लोग घबराए, किंतु बेहसी ने पगड़ी उतार जालिम के बाप द्वारा जाना हुआ बैल की चोरी का भेद उन लोगों को बता दिया। रातों रात बरमेसर पांडे के घर के 2 आदमी पियरोंटा को निकल पड़े। एक आदमी थाने गया, बैल पकड़ा गया, बाद में जालिम बारात में ही पकड़ लिया गया। गांव में सनसनी की तरह बात फैली। संग में सुमेसर मिस्र द्वारा बही दे दिए जाने की घटना पर लोगों को विश्वास नहीं हुआ,
लेकिन हिसाब लगाने पर पता चला कि 1000 रुपये सुमेसर मिसिर खा गए थे। 3-4 महीनों के भीतर गुंजा ने घर आंगन को अपने स्नेह के सम्मोहन में बांध लिया। आदमी से लेकर जानवरों तक की चिंता, सूप, गगरे, बाल्टी, डोर, चूल्हे, जाते से लगाव गुंजा बलिहार के मुंह में बंध गई। इन 4 महीनों में रूपा ने घर का सारा बोझ गुंजा पर छोड़ दिया और गुंजा ने उसे सिर माथे पर ओढ़ लिया। बैसाख के अंत में एक बार वैद्य जी आए थे और गुंजा की मां की तबीयत कुछ खराब होने के कारण रूपा ने गुंजा को कुछ दिनों के लिए चौबे छपरा भेज दिया था। 10-15 दिनों के बाद वैद्य जी आप ही पहुंचा गए थे, किंतु इन 15 दिनों के भीतर ही रूपा की जो दुर्गति हुई उससे वही जानती थी। एक तो देह भारी, फिर महीनों से गृहस्थी के भार से अलग रूपा को रसोई बनाने में बेहद परेशानी हुई। और जब गुंजा आई तो रूपा बोली, जब तू चली जाएगी तब इस घर का क्या होगा? होगा क्या, तेरा घर तू संभालेगी। चंदन बैठकर भुजना चबा रहा था, उसकी ओर देखकर रूपा बोली, और तो संभाल लूंगी, लेकिन इस बम्मर महादेव को कौन संभालेगा? वैसे ही गंभीर तिरछी आंखों से चंदन की ओर ताककर गुंजा बोली, मैंने किसी का ठेका लिया है, तो क्यों नहीं ले लेती? बोल, ठेका लेगी तो बाबू से बात चलाऊं? गुंजा, चंदन ने रोब से पुकारा। गुंजा और रूपा एक दूसरे को ताककर हंसने लगी। हंसी के बाद चंदन ने फिर पुकारा, गुंजा, क्या है? उठो, एक लोटा रस बना दो। बस, एक लोटा की एक गगरा। तभी खांसते हुए काका आ गए। हाँ, तो एक गगरा ही बना दो। चंदन बोला। एक गगरा क्या बन रहा है चंदन? काका ने पूछा। रस काका, रस बन रहा है। एक गगरा कौन पिएगा रे? पीने वालों की कमी है काका। पहले गुंजा से कहा एक लोटा बनाओ, बीच में तुम भी आ गए तो कहा कि अब एक लोटा में क्या होगा, बने एक गगरा, भैया भी दाना लेके आते होंगे, नुकसान न होगा। रूपा और गुंजा आंचल से मुंह तोपकर हंस रही थी। काका जमकर पीले पर बैठ दीवार से पीठ टेकते हुए बोले, बने गुंजा बेटी, तनिक जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारे बिना तो बड़ा उदास लगता था। ये चंदन तो एक नहीं सुनता, चचा से हंसी करता है। तुम समाचार कहो, बेदाई नीक हो गई? हाँ नीक हो गई, चंदन ने उत्तर दिया। तू ही चौबे छपरा से आया है? आया नहीं है तो क्या, जो आया है उसने तो बताया है, रस घोर के गुंजा आती है तो पूछ लो। अच्छा, रस घोर रही है? काका भीतर से गदगद हो कुछ जोर से बोले, अच्छा घोर बबुनी, फीका न होने पावे, दही हो तो डाल देना। रस जल्दी से इन लोगों के आगे रख। गुंजा घर से लाया सामान बाहर निकालने लगी। काका समझ गए, उन्होंने चंदन को चमाइन बुलाने को दौड़ाया। और सांझ को रूपा को पुत्र जन्मा। घर आंगन में नए ढंग से खुशी समा गई। नहछूक नहान बरही के भोज आदि में देखते देखते 1.5 महीना कैसे बीत गया, किसी को पता न चला। बच्चा होने के महीने भर के बाद होने वाले भोज में वैद्य जी भी आए थे। भोज समाप्त होने के दूसरे दिन वह रूपा से बोले, अब गुंजा को विदा कर दो रूपा। किंतु रूपा चुप रही तो वैद्य जी ने फिर प्रश्न किया, क्या बात है बेटी? अभी देह पूरी तरह नहीं चलती बाबू, 1 महीने और गुंजा को छोड़ देते तो मेरी देह संभल जाती। गुंजा को सावन में मैं पहुंचवा देती। वैद्य जी घर में चारपाई पर बैठ सामने धरती पर बैठी हुई रूपा को देख बोले, गुंजा सयानी हो गई रूपा, इसकी शादी ब्याह की चिंता लगी है। सोचता हूं अब इससे भी मेरा उद्धार हो जाता तो बड़ी भारी चिंता से फुर्सत मिल जाती। घर की हालत तुम जानती ही हो, देने लेने लायक तो मेरे पास क्या है, लेकिन तुम्हारी तरह इसे भी कोई योग्य वर मिल जाता तो मेरे भाग जाग जाते। रूपा चुप रही। वैद्य जी फिर बोले, इस गांव में कोई लड़का तुम्हारी आंखों में तो नहीं है? रूपा फिर भी चुप रही। वैद्य जी फिर बोलने लगे, तुम्हारी माँ तो कहती थी कि उसी गांव में गुंजा भी ब्याह जाती तो दोनों बहनें पास पास रहती। वैद्य जी चुप लगा, रूपा की ओर ताकने लगे तो वह बोली, बाबू, मेरा मन था कि गुंजा का ब्याह चंदन से ही हो जाता, घर की लड़की घर में ही रह जाती तो इस चूल्हे के भाग जग जाते, गृहस्थी हमारी पूरी तरह संभल जाती। लेकिन रूपा, देने को मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे ब्याह में भी कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन उस समय इस घर की बात और थी। अब खाने पीने से घर बहुत खुशहाल हो गया है। अब ओंकार और उनके काका मेरी बात माने या न माने, मुंह खोलने पर अगर नहीं सुनना पड़ा तो इसका दुख मुझसे सहा न जाएगा। अगर इसका भार तुम ले लो तो ठीक है। यही तो मैं भी सोचती थी बाबू, कि कहीं ये लोग ऐसा न सोचे कि मैं अपनी बहन को खपाना चाहती हूँ। अगर मेरी बात इन लोगों ने मान ली तो समझेंगी कि मेरा नसीब अच्छा है। वैद्य जी रूपा से गुंजा और चंदन के ब्याह का परोक्ष रूप से इशारा करके चले गए। और तब से रूपा इस बात को ओंकार और काका के कान में डालने का उचित अवसर ढूंढने लगी। 1 महीने बाद रूपा ने गुंजा की विदाई की तैयारी की।
सावन लग गया था, सोना नदी पूरी तरह भर गई थी। अच्छी अच्छी 5 साड़ियां भर दौरी पकवान रूपा ने बहन के साथ भेजने को तैयार कर दिया। विदाई के दिन अड़ोस पड़ोस के घरों में जाकर गुंजा समूरिया लड़कियों और बहुओं से विदाई की भेंट कराई। विदाई के समय चंदन का घर पड़ोस की लड़कियों से भर गया। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास जैसे गांव की बेटी ससुराल जा रही हो। गुंजा ने काका, ओंकार और रूपा सबके पैर छुए। घर से तीर तक लगभग 150 गज तक गुंजा को पहुंचाने के लिए लड़कियों का झुंड चला। आगे ओंकार, पीछे चंदन, उसके पीछे माथे पर पकवान की दौरी लिए दशरथ और उसके पीछे लड़कियों के दल के साथ गुंजा। काले घने बालों का बड़ा सा जूड़ा, आंखों में हल्का काजल और देर पर नई प्यारी, पैर में चांदी के 2 छल्ले और हाथ में सोने की अंगूठी, गुंजा का रूप निखर आया था। किंतु गुंजा की आंखों में घर जाने की जितनी खुशी थी, बलिहार छूटने की उतनी ही उदासी भी भर आई थी। नाव पर बैठते समय तो तीर पर की और भी लड़कियां तथा औरतें जुट गई थीं। नाव की डोंगी थी, अगली फैंक पर गुंजा बैठी, बीच में पकवान की दौरी के साथ चंदन और पीछे से दशरथ ने लग्गी संभाली। नाव सरकने के पहले तीर की ओर मुंह कर अपने दोनों हाथ हल्के से गुंजा ने जोड़ दिए। तीर पर की लगभग सभी समूरिया लड़कियों के भी 20 हाथ उत्तर में अपने आप ही जुड़ गए। सोना में नाव चौबे छिपरा की ओर सरक चली। सवेरे के लगभग 10 बजे थे। सावन का आकाश बादलों से घिरा हुआ था, किंतु हवा होने से बादल उड़ते जाते थे। चौबेपुर जाने के लिए सोना की धारा और हवा दोनों माफिक थीं। सोना का पानी अभी बहुत गंदा नहीं हुआ था। नदी के दोनों ओर जनेरा, सांवा और जोनहरी के हरे खेत लहरा रहे थे। ठंडा सुहावना मौसम नाव खेने के लिए मन में और भी उत्साह भर देता था। चंदन और गुंजा दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए थे। दोनों रह रहकर एक दूसरे को निहार लेते। रंगरेज के हाथों रंगी हुई पीली साड़ी पर अबरख हवा से साड़ी के हिलने पर रह रहकर चमक जाता था। गुंजा की स्वस्थ भरी गोरी देह पर पियरी खिल रही थी। कलाइयों में की भरी हुई चूड़ियां और चांदी के पछुए हाथ के तनिक हिल जाने पर बज उठते थे। सुघर सलोने मुंह की काजल से भरी बड़ी बड़ी आम की फांक सी आंखें चंदन के मुंह पर टिकी रहती। जब कभी चंदन ताक देता तो गुंजा लजाकर दूसरी ओर देखने लगती। आज गुंजा को लग रहा था कि 4-5 महीनों के दिन जैसे खेल में ही बीत गए। नाव पर चढ़ने के बाद उसे लगा कि उसे बलिहार के बाहर भी आना है। भीतर भीतर गुंजा के मन में रह रहकर कुछ कचोट रहा था। लगता था बलिहार में कुछ छूट गया है। नाव दाएं किनारे से बढ़ रही थी। अहीर का बेटा दशरथ बेहद चतुर था। गुंजा से बोला, घर में तो चंदन से तुम इतना बतियाती थी गुंजा बबुनी, यहाँ क्यों चुप्पी साध ली? गुंजा मुस्कुरा पड़ी तो दशरथ फिर बोला, हमारा वश चलता तो बैद जी से कहते कि छोटी बेटी को भी इसी घर में डाल दो। घोड़ी पर सवार होते जगत जवार छान मारेंगे, लेकिन चंदन जैसा लड़का नहीं पाएंगे। कोई दूसरी संतान तो उनको है नहीं। साध सोहिला से चंदन के साथ बिया कर छुट्टी पाते। बबुनी का मन हो तो मैं बैद जी से और काका और ओंकार भैया से भी कह सकता हूँ। देन लेन में क्या रखा है? दान दहेज तो बहुत मिलता है, लेकिन बरकन्या की ऐसी जोड़ी नहीं मिलती। बोलो गुंजा बबुनी, क्या कहती हो? दशरथ हंसने लगा। गुंजा कुछ लजाकर चंदन की ओर ताक आंचल से मुंह तोपकर हंसने लगी। तो चंदन बोला, तू अगुवाई और उपरोहिती दोनों करना। दशरथ चिढ़ गया, ए चंदन, अहीर का बेटा हूं तो क्या हुआ? एक बार अगर तुम मुंह खोल दो तो ओंकार भैया से तुम्हारे सामने न कह दिया तो कहना, असल का नहीं। अच्छा लगगी मार, बहुत बढ़ बढ़कर न बोल। थक गया हो तो ला लग्गी, अब हमें दे। थका तो नहीं हूं, लेकिन अगली फैंग पर दाब पड़ता है। गुंजा बबुनी तुम्हारे पास बीच में आकर बैठ जावे तो नाव की चाल तेज हो जाए। दशरथ की बात पर चंदन ने घूमकर पीछे दशरथ की ओर ताका। उत्तर में दशरथ ने आंखों से ही चंदन से कुछ कहा। चंदन ने तो कुछ नहीं कहा, पर गुंजा अपने आप ही चंदन की बगल में आकर बैठ गई। कोरी रंगी हुई साड़ी की क्वारी गंध चंदन की देह मन में भरने लगी। चंदन ने बगल में बैठती हुई गुंजा को एक अजब भाव से निहारा। नाव के पाटे हुए चांचे की कोर पर बैठकर अपने और अगले फैन के बीच की खाली जगह में चंदन और गुंजा दोनों ने पैर लटका लिए थे। नाव में थोड़ा सा पानी था। दशरथ ने एक बार तेजी से लग्गी मारी, नाव की चाल बढ़ी और अगला फैन पानी की सतह से कुछ ऊपर उठ गया तो उधर का सारा पानी धड़ककर गुंजा और चंदन के दोनों पैरों को धो गया। गुंजा के रंगे हुए पैरों का लाल रंग पानी में छूटने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक चंदन ने नीचे पैर की ओर देखा तो पाया कि गुंजा के गीले पैरों से छू छूकर उसके अपने पैरों पर भी रंग के लाल लाल धब्बे उतर आए थे। चंदन अपने और गुंजा के लाल रंगे पैरों को वैसे ही निहारता रहा। गुंजा का ध्यान गया तो बोली, क्या देख रहे हो?
नीचे पैरों को देखो। गुंजा ने देखा तो लाज से गड़ गई। चंदन गुंजा के भोले चेहरे को देखने लगा और गुंजा चंदन के पैरों पर लगे लाल धब्बों को निहारती गहरे लाल रंग से रंगी अपनी एड़ी चंदन के नाखूनों पर रगड़ने लगी। यह क्या? जब रंगा तो पूरी तरह रंग जाए। दे क्या, एक बार तो रंगना है ही, लजाते क्या हो। चंदन अपना पैर निकाल नदी में लटकाकर धोने लगा तो नाव कुछ छोलरी। दशरथ का ध्यान टूटा तो बोला, क्या है चंदन? कुछ नहीं, तुम लग्गी मारो। और चंदन ने अपने दोनों पैर थोड़ा सा ऊपर करके दशरथ को दिखा दिए। दशरथ मुस्कुरा कर रह गया। सहसा दशरथ गाने लगा, पाकल पाकल पानवा, खियावे गोपी चानवा, पिरतिया लगावे लारे, बेईमानवा पिरतिया लगावे। नाव पानी चीरती गई। दशरथ के गीत के बोल हवा में पीछे छूटते गए और ऊपर आकाश में एक के बाद एक बादल के टुकड़े सूरज को ढांकते हुए मौसम सुहावना करते गए। अभी कितनी दूर है चंदन? आधे से अधिक तो आ गए। देखो, वह रहा तुम्हारे गांव के सिवान वाला बरगद का पेड़। गुंजा ध्यान से देखकर बोली, अरे दीपासक्ति वाला कहो। और गुंजा ने मन ही मन दीपासक्ति को प्रणाम किया और सोना का जल लेकर अपने सिर पर छिड़क मन में ही मनौती मानी कि हे दीपासक्ति, यदि चंदन ने मेरी मांग भरी तो गा बजा के चुनरी से तेरी गोद में भरूंगी। फिर अपने आप ही चंदन से कहने लगी, सुनो चंदन, हमारे गांव में एक चौबे थे। उनकी बेटी थी दीपा। ब्याह के समय लोग कहते हैं वे 14 साल की थीं। ब्याह के बाद दीपा ने कोबर में बैठे हुए अपने वर को देख लिया जो 45 साल का था। कोबर की रस्म जब पूरी हो गई तो पिछवाड़े खिड़की की राह से निकल के दीपा इसी सोना में डूब मरी। भोर में उनकी लाश इसी पेड़ की जड़ में अटकी मिली। पहले सोना में 12 मास पानी भरा रहता था, लेकिन तभी से गर्मी में ये सूख जाती है। उसी समय से इस पेड़ का नाम दीपासक्ति पड़ा। इस गांव का चलन है कि हर लड़की अपने ब्याह के बाद विदाई से पहले अपने वर के साथ आकर दीपासक्ति को पूजती है। तो तुम भी पूजोगी न गुंजा? चंदन ने बीच में ही टोक दिया। और नहीं तो क्या? गुंजा ने लजाकर चंदन को देखा। नाव दीपासक्ति के पास आ गई थी। गुंजा फिर कहने लगी, इनसे लोग मनौती मांगते हैं और पूरी भी होती है। चंदन, तुम भी मनौती मांग लो ना। किसके लिए? चंदन ने शरारत भरी हंसी हंसकर पूछा। अपने लिए। और किसके लिए? गुंजा कुछ खींचकर बोली, किस बात के लिए? चंदन ने फिर पूछा, जिस बात के लिए तुम्हारा मन चाहे। तुम्हारे मन की बात मैं क्या जानती हूँ? गुंजा ने बड़ी सरलता से कहा और फिर सोना की बहती धार की ओर ताकने लगी। चंदन भी उसी सरलता से गुंजा को निहारने लगा। बक, हमको क्या निहारते हो, मांगो ना मनौती। चंदन हंसकर कहने लगा, हे दीपासक्ति। गुंजा ने बीच में ही टोक दिया, ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर कहो। और गुंजा चंदन की दोनों हथेलियां जुटाकर सामने की ओर बढ़ाकर बोली, अब कहो, हे दीपासक्ति। अगर गुंजा को अच्छा सा मनचाहा वर मिला तो मैं तुम्हें पकवान चढ़ाऊंगा। गुंजा ऊपर से खींच गई। जोर से चंदन की पीठ में चिकोटी काटकर बोली, मनौती में भी हंसी करते हो। कहूंगी पूरब चलने को तो चलोगे पश्चिम। गुंजा की इतनी चिंता है तो क्या? चंदन ने कहा, कुछ नहीं। हर समय हंसी। गुंजा दूसरी ओर मुंह करके बैठ गई। चंदन गुंजा के पास सरक कर बैठ गया। नाव दीपासक्ति को पार कर गई थी। हमारे पास बैठना अच्छा नहीं लगता। गुंजा ने चंदन से धीरे से पूछा। जाने वाले के पास अंतिम समय में घड़ी भर बैठ लेने से कौन सा सुख मिलेगा गुंजा? अब जब बाकी दिन अकेले ही काटने हैं तो घड़ी भर का ये संग-साथ तो और भी कचोटता रहेगा। इतने दिनों के बीच गुंजा से चंदन ने इतना खुलकर कभी नहीं बोला था। गुंजा ने दूसरी ओर आंखें फेर ली। फिर सोना के जल में टप टप आंसू गिरने लगे। एक प्रकार की पतली लंबी डोंगी, हरी भरी, एक मुट्ठी में बालियों सहित पकड़े जा सकने वाले ठंडल, दोनों बाहों में समाने वाले अनाज लगे ठंडल, कमर के नीचे आगे की ओर लटकने वाला साड़ी का चुन्नटदार हिस्सा, होली के समय ढोलक पर ताल देते हुए मस्ती में गाए जाने वाले गीत, छड़ी,